चलो हटो, सबसे पहले आप ये बताओ कि कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है या डाउट है ही नहीं, मैं स्टार्ट करवाऊँ? हाँ हाँ, न्यूमेरिकल टॉपिक क्या? हाँ, न्यूमेरिकल्स पहले आ जाओ, ये आ जाओ फटाफट आओ। ये एक्सरसाइज 6 का कोई क्वेश्चन करा है अभी तक? नहीं करा? हाँ मैं दूं? लो भाई, मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन आप लोगों को। तो भाई ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसे ट्राई करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? आपको ये वाली बात तो क्लियर है ना कि W2, W1, M1, M2, कोई आप में से ऐसा बच्चा जैसे ये वाली बात क्लियर ना हो? ठीक है, अगर ये क्लियर है तो क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। दो एलिमेंट्स है A और B। कौन कौन से एलिमेंट है भैया? A है और B है, वो कंपाउंड बना रहे हैं, दो अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, AB2 और AB4। मतलब AB2 AB4 दो अलग अलग सॉल्यूट हो गए। अब आप AB2 डालोगे तो डिक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग आएगा। ठीक है, अगर AB4 डालोगे तो अलग आएगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि दो अलग अलग प्रॉपर सॉल्यूट है। When dissolved in 20 ग्राम बेंजीन, तो यहाँ पे आप ध्यान देना, आपको सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या क्या दे दी हुई है? सॉल्यूट इन्होंने आपको दिए हैं, एक सॉल्यूट दिया है AB2, दूसरा सॉल्यूट क्या दिया है आपको? AB4। उसके बाद क्या कह रहा है? दोनों को डिसॉल्व किया है कितने में? दोनों को डिसॉल्व किया है, मतलब W1 कितना है दोनों केस में? 20 ग्राम। और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का क्या है भाई? सॉल्वेंट है आपका बेंजीन, है ना? बेंजीन, बेंजीन क्या होता है? C6H6। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान देना, W1 दोनों के लिए ही कितना दे रखा है? 20। अब एक बार उन्होंने when dissolved in 20 ग्राम बेंजीन 1 ग्राम ऑफ AB2, एक बार 1 ग्राम AB2 डिसॉल्व किया तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कुछ आ रहा होगा या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कुछ आ रहा होगा। और नेक्स्ट केस में तो चेक करना, 1 ग्राम ऑफ AB2 लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन। तो यहाँ ध्यान देना, W2 की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है? 1 ग्राम। और W1 की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है? 20 ग्राम। अब इसने लोअर कितना किया है फ्रीजिंग पॉइंट? डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आ रही है भैया? डेल्टा TF की वैल्यू है 2.3 केल्विन। क्या है? 2.3 केल्विन। वेयर एज 1 ग्राम ऑफ AB4, अगर इसका मैं डिसॉल्व करूं 1 ग्राम AB4 का, तो कितना लोअर हो रहा है? डेल्टा TF कितना आया? 1.3 केल्विन। इज दैट क्लियर? द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन, भैया बेंजीन का KF दोनों ही केस में सेम होने वाला है। KF फॉर बेंजीन, KF फॉर बेंजीन कितना है भैया? 5.1 kg पर मोल, kg पर मोल। कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ A एंड B। क्या कह रहा है? कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ A एंड B। स्टार्ट करें भैया? हाँ, स्टार्ट करते हैं। पहले आप मेरे को ये बताओ, सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में कुछ आ रहा है इसको लेकर के? देखो भैया, एक सॉल्यूट अगर मैं किसी सॉल्वेंट के अंदर डालता हूं तो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ता है घटता है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड फ्रीजिंग पॉइंट, तो वही तो किया है। मेरे पास दो अलग अलग टाइप के सॉल्यूट है, कौन कौन सा? AB2 और AB4। AB2 डाला 1 ग्राम इन 20 ग्राम बेंजीन, तो डिप्रेशन दे रखा है। दूसरा डाला AB4, 1 ग्राम डाला ना 20 ग्राम में, डिप्रेशन दे रखा है। क्या निकालने के लिए कह रहा है? A और B के मासेस। आओ सबसे पहले तो डेल्टा TF का फॉर्मूला लिख लो। डेल्टा TF का क्या फॉर्मूला हो जाएगा भैया? यहां ध्यान देना, काका डेल्टा TF का फॉर्मूला हो जाएगा KF इंटू मोलालिटी। कह सकता हूं, बिल्कुल बेसिक से चलना। मैं कहता हूं पिछला अगर याद बहुत ज्यादा नहीं भी है ना तो भी एकदम बेसिक से चलो, चीजें समझ में आएंगी। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। अब KF तो KF ही रहेगा,
एम क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बस आप ये बताते चलना कि आज बस एक बात याद रखना, चाहे 10 क्वेश्चन करके जाओ, चाहे 5 करके जाओ, चाहे 4 करके जाओ, वो क्वेश्चन यहां पर बैठने चाहिए। आपको ये नहीं सोचना कि साथ वाले को आ रहा है नहीं आ रहा, भाई तुझे आ रहा है, अरे मुझे तो नहीं आ रहा, फिर बैठा रहे ऐसे ही। ये काम आपको नहीं करना, आप अपने पेस से चलो, बहुत स्लोली चलना, लेकिन चीजों को समझते हुए। ये वाला फॉर्मूला आपके लिए नया है क्या, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इनटू एम? ये फॉर्मूला नया नहीं है। के एफ इनटू एम, एम होता है हमारा मोलालिटी या मोलैरिटी, मोलालिटी, और मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्यूट है इसलिए 2 दिखा दिया, सॉल्वेंट है इसलिए 1 दिखा दिया। अब N2 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, W2 बाय M2, और अगर W1 मेरा ग्राम में दिया होगा तो W1 बाय, बोल काका यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, तो जल्दी यहां ध्यान दे, जो ये फॉर्मूला आ गया KF मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका W2 बाय M2 ऊपर, और जो नीचे W बाय 1000 है उसे रेसिप्रोकल कर दूंगा, क्या आ जाएगा बेटा, 1000 डिवाइड बाय W1। अब क्योंकि आपको दोनों ही केस में बेटा, यहां ध्यान देना, दोनों ही केस में डेल्टा TF गिवन है। चेक कर काका क्या क्या गिवन है, यू आर प्रोवाइडेड विद डेल्टा TF KF W2, 1000 तो 1000 है, W1 बताओ ये सारी चीजें गिवन है कि नहीं है, तो मोलर मास आ जाएगा, बोल काका मोलर मास आ जाएगा। जब आप केस पढ़ रहे होगे AB2 का, जब आप केस पढ़ रहे होगे AB2 का, तो AB2 का मोलर मास आएगा, अरे बोलो। और जब आप केस पढ़ रहे होगे AB4 का, जब नेक्स्ट इक्वेशन बनाओगे तो AB4 का आएगा, पुट करना चालू करूं, बोले भाई आओ पुट करो यहां पर, काका यहां ध्यान दे। अच्छा M2 को इधर ले आऊं, M2 को इधर ले आऊं, अगर M2 को मैं इधर ले आता हूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KF इंटू W2 इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाय बेटा डेल्टा TF मल्टीप्लाई, यहां तक कोई लोचा, 58 54 कोई सा भी। अब वैल्यूज डाल बेटा फटाफट, पहले लेफ्ट वाले केस के लिए डाल दो, फिर राइट वाले केस के लिए डाल दो। लेफ्ट वाले केस के लिए वैल्यू डाल बेटा, फॉर AB2 क्या लिखेंगे यहाँ अंग्रेजी में, फॉर AB2 वैल्यू डाल, M2 की वैल्यू कितनी आएगी, M2 की वैल्यू आएगी, यू हैव KF कितना है, KF कितना है, आत्मा नहीं आई क्या सुबह सुबह, पहले बताओ नींद खुली नहीं खुली, क्या आप भी सो रहे हैं, क्या ध्यान दे, 5.1 मल्टीप्लाई W2 कितना 1, और ये 1000, और ये नीचे, वेरी नाइस, ये नीचे W1 कैलकुलेट कर लोगे, फटाफट कैलकुलेट कर। और कृपया करके ये है ना, सॉल्व करने मत बैठ जाना, क्या सॉल्व करने, क्या करना है, क्या, हाँ 110 हाँ पता है ना क्यों बोल रहा हूं अभी कैलकुलेट नहीं करना, क्यों नहीं करना, हाँ तुम पे टाइम तो होता नहीं है कभी पढ़ाई के लिए। बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स जितने भी हैं बेटा, किसने ये क्वेश्चन नहीं सुना अभी, ऑनलाइन स्टूडेंट जितने भी है किसने नहीं सुना, चलो ठीक है। और सुन भाई, हाँ क्या कह रहा, ये कैलकुलेशन में भी तुम्हारे लोचा है क्या, तुम्हारे कैलकुलेटर भी अलग अलग बताते हैं, यही आ रहा है 85 किसका आ रहा है, तेरा लग दिखाइयो कैसे आ रहा है, कोई नहीं काका इतना तो चलता है, पहले ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया, पक्का है, अगले वाला कैलकुलेट कर दो बेटा, फॉर AB4, वाओ फॉर AB4 कैलकुलेट करेंगे, या कर दो भैया, फॉर AB4, तो यहाँ पे मोलर मास कितना आएगा बेटा M2 का, अरे काका वही वैल्यू डाल दो, देख 5.1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1000 होल डिवाइडेड बाय 1.3 मल्टीप्लाई 20, बता बेटा कितना आया, 196.15, बोलो भैया दोनों के मोलर मास आए नहीं आए, आ गए, करा था क्वेश्चन, हो गया था, मास आ गए थे, मगर चेक कहां से करा, ओ नाइस, वे दोनों का मास आए, तो क्या मैं ये कह सकता हूं लेट कर लो, ए का मास x है और बी का मास
है ना? तो AB4 का मास क्या हो जाएगा? x प्लस 4y इज इक्वल टू दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x प्लस 2y इज इक्वल टू दिस। बस ये बता दे आगे सॉल्व कर लोगे नहीं कर लोगे? पक्का? तो काका यहां पे एक इक्वेशन बना दे। यहां क्या लिखोगे? लेट एटॉमिक मास ऑफ ए क्या है? x, और लेट एटॉमिक मास ऑफ बी क्या है बेटा? y। लिख लिया है सारा? पहले तो ये बताओ। बधाइयो बधाइयो, अब तो निकाल लोगे ना तुम? बोल रहे तो आपकी इक्वेशन क्या? अगले पेज पे कर दूं? अगले पेज पे बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट में कोई बच्चा जिसे डाउट हो कृपया करके पहले तो प्रॉपर जग के बैठना बेटा। कोई भी ऐसे मत बैठना कि मैं करा तो रहा हूं मगर समझ नहीं आ रहा। प्लीज प्रॉपर वो करेंगे, ध्यान लगाएंगे। अनिक बेटा आया समझ? यस सर। वरुण? शर्ट में नहीं खुली शर्ट। चलो कोई नहीं, बताना बीच में कोई भी डाउट हो आपको बताना बिल्कुल। आज यूं मान लो आज मैं कुछ पढ़ा ही नहीं रहा, मजे करने बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है? टाइम पास 2 घंटा सिर्फ, चाहे 4 क्वेश्चन करो चाहे 5 क्वेश्चन, बट वो यहां भेजे में जाने चाहिए। हटा दो यहां से। एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी, क्या इक्वेशन बन जाएगी भैया? एक बन जाएगी x प्लस 4y इज इक्वल टू 196.15, बोलो जी। और एक बन जाएगी x प्लस, नहीं ये तो 2y है ना या 4y है? अच्छा ये 4y है। और अगली बनेगी x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना बेटा? 110.87। अब तो कर लोगे ना? चले आगे। लिख लिया सारा सबने? बोलो बेटा। ओए तुम में से कोई भी पिछड़ना नहीं चाहिए पीछे। बोलो आपको आ रहा समझ? पिछला मामला आपका छूटा हुआ है, स्टिल आया नहीं आया? नहीं आया तो क्लियर कट मना करना, ठीक है? चले आगे आओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बेटा फिफ्थ का, ले भाई आजा, फिफ्थ का थर्ड। पढ़ियो भाई क्या लिख रहा? कह रहा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ Hg इज 99.63। बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट याद है? कोई ऐसा बच्चा जो कह रहा हो कि मेरे को पिछले जो पढ़ाया था वो याद नहीं है, दोबारा कह रहा हूं, फ्री हो जाओ दिमाग से। कॉन्सेप्ट अगर पिछली क्लास का मिसिंग भी है, प्रैक्टिस क्लास है ना, कॉन्सेप्ट अगर मिसिंग भी है, डू नॉट टेक टेंशन। तो तुम्हें एक बार यूं बोलना, भाई मेरी नहीं आ रही समझ। अब इससे ज्यादा कौन सी भाषा समझते हो? इंग्लिश में समझते हो? नहीं आया बताना। पहले ये बता बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी? द टेम्परेचर विच इक्वल टू एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल ग्राउंड लेवल पे कितना होता है? 180 m, मतलब 760 mm ऑफ Hg। बट और एक चीज और, 180 m पर हमारे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होता है। बट ये भैया जी ने क्या बोला? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 750 mm ऑफ Hg पे 99.63 है। अरे लिक्विड का वेपर प्रेशर तो वाटर का वही रहेगा। अगर मेरे को उसे बाहर 760 तक पहुंचाना है तो 100 देना पड़ रहा है, लेकिन बाहर का अगर 760 नहीं है, कहां तक पहुंचाना है? 750। तो थोड़ा कम ही तो टेम्परेचर देना पड़ेगा 100 से। तो देख कम देना पड़ रहा है नहीं पड़ रहा? पहले क्वेश्चन देखो, तुम क्वेश्चन भी वेरीफाई करने लायक बनने चाहिए। क्या क्वेश्चन वेरीफाई हो रहा है कि हाँ बेटा? अगर वो ये कहे कि 750 mm ऑफ Hg पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 100.1 है, क्या बोलोगे? सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? कह रहा झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है? क्योंकि 760 पे तो आपका 100 होता है, फिर 750 पे कैसे हाई हो गया? कम होगा ना। तो पहली वाली बात वेरीफाइड है। अब वो भैया कह रहे हैं हाउ मच सुक्रोज टू बी एडेड इन 500 ग्राम वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री। फाइनल टीबी कितना चाहिए बेटा?
100, तो ये कितना है 99.63, तो वो डेल्टा टीबी कितना बढ़ाने के लिए कह रहा है, बोल रहे, तो डेल्टा टीबी अकॉर्डिंग टू दिस कितना बढ़ाने के लिए कह रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो ये फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोल रहे, फील हो गया ये। अब उसके बाद कह रहा हाउ मच सुक्रोज टू बी एडेड, भैया यूं बता दे सुक्रोज क्या हुआ है, सुक्रोज क्या होता है, क्या, C12H22O11। कोई बालक भूल रहा हो तो वो याद करने का तरीका बता रहा हूं कैसे। जो बेटा ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज में मल्टीप्लाई करो 2, माइनस करो एक वाटर, यू विल गेट सुक्रोज। अब जल्दी बता ग्लूकोज कितना होता है, C6H12O6, डबल करा कितना हो गया, C12H24O12, H2O माइनस करा C12H22O11। इज दैट क्लियर। तो ग्लूकोज आपको दे दिया, अब वो पूछ रहा है ना हाउ मच ग्लूकोज इज एडेड, तो W2 की वैल्यू पूछ रहा है, बोलो हाँ या ना, तो W2 को x मान लो, हाँ, तो W2 को क्या कर लेते हैं, लेट W2 इज इक्वल टू x, और उसके बाद कितने में डिसॉल्व करना है, ए वाटर के मास को क्या लिखूंगा, W1, वेरी नाइस। नोटेशन में क्या देंगे बेटा, W1 500 ग्राम, डेल्टा TF आ गया। अब ये इन्होंने कहीं वाटर का KF दे रखा है क्या, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का KB दे रखा है क्या, ये चेक कर, KB ऑफ वाटर प्रोवाइडेड है क्या, है नहीं प्रोवाइडेड। इन द केस यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद डेल्टा TB या डेल्टा TF वैल्यूज, किसी बच्चे पे NCERT है भी, हाँ एक है, बस एक दे दो, ज्यादा नहीं। यहां ध्यान देना बेटा, एनसीईआरटी में जो ये आपका चैप्टर है, ये आपका जो चैप्टर है, अभी मैंने यहाँ पे नहीं खोल रखा, इसमें यहाँ पे ना आपको वैल्यूज प्रोवाइड कर रखी है। क्या प्रोवाइड कर रखी है बेटा, वैल्यूज। ये पेज नंबर आपका दे रखा है, पेज नंबर 19 पे अलग अलग सॉल्वेंट दे रखे हैं, इनकी प्रोवाइड कर रखी है केबी वैल्यू और इनकी प्रोवाइड कर रखी है केएफ वैल्यू, और उनके इंडिविजुअल फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के क्या है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, समझ गए। तो KF KB की वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट चेक कर यहाँ पे KB फॉर वाटर कितना दे रखा है, 0.52 kg पर मोल। इज दैट क्लियर। तो अब आपको W2 निकालना है ना, W1 वगैरह ये सब पता लग गया, तो चेक करना भैया क्या फार्मूले में डालोगे, ये सब आपका गिवन हो गया। अब डेल्टा TB वुड बी इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी, पहले बता, क्लियर, हाँ KB आपको बिल्कुल गिवन होगा, ठीक है, मतलब जो कांस्टेंट्स होते हैं आपको गिवन होते हैं, कांस्टेंट कब रटने पड़े हैं आपको, नहीं याद हो जाए एक अलग बात है, वैसे रटने का कोई वो नहीं है। तो चेक करना डेल्टा TB KB, पहले तो इस फार्मूले के साथ ना कंफर्टेबल हो जाओ, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। अब KB इंटू M को दोबारा से ओपन कर, KB क्या M क्या हो जाएगा, N2 अपॉन में W1 इन kg, बोलो हाँ या ना, बोल रहे, और N2 को क्या लिखेंगे बेटा, W2 by M2। नोटेशंस क्लियर है, स्टिल अगर नोटेशन ना क्लियर हो जस्ट लेट मी नो कि भाई क्लियर नहीं है, ठीक है। और अगर W1 ग्राम में गिवन हो तो W1 इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1000, क्लियर। तो डेल्टा TB आपका क्या आ गया बेटा, डेल्टा TB आपका आ गया KB मल्टीप्लाई W2 by M2, पूरा ओपन कर ले भैया, इसके कहते हैं ना सारी मशीन खोल खाल के रख दे। वो देखा था 3 इडियट में, वो रणछोड़ दास जी सब कुछ खोल देते थे, पैक हो ना हो छोड़, यहाँ पैक हो जाएगा भाई, तो मेन फार्मूले को खोलना सीख ले, ठीक है। तो अब तेरे को क्या निकालना काका, तेरे को W2 की वैल्यू निकालनी ना है, तो W2 निकालना है, बाकी सारी चीजें उठा के उधर ले जा, बोल रहे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा TB मल्टीप्लाई M2 मल्टीप्लाई W1 होल डिवाइडेड KB, W2 उधर ही रख दे, अरे बोल रहे W2 एक्सलेट किया था और यहाँ लिया 1000, जल्दी बता अब वैल्यू डाल लेगा नहीं डाल लेगा। देखो वैल्यू डाल के सॉल्व करना है स्टिल इजी पार्ट, दिक्कत क्या होती है मैं वहां से यहाँ कैसे आऊं, ये तो लास्ट स्टेप है ना, अब इसके बाद तो कैलकुलेशन है। बस ये बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं है, नहीं मतलब नींद नहीं भी खुली तो भी समझ आना चाहिए, ठीक है। और केमिस्ट्री की क्लास में जस्ट चिल, स्पीड रखेंगे बहुत आराम से।
हाँ, जब आप ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी बेसिस जो आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं लगभग कुछ एक क्वेश्चन लगा लोगे ना, ये लगा लोगे तो स्पीड अपने आप ऑटोमेटिकली रेज हो जाएगी। ये समझ आया? कोई डाउट इसमें? चलें आगे। ये कैलकुलेशन कर लोगे? कैलकुलेशन अभी मत करो यार, वो घर पे कर लेना। बस ये बताओ कॉन्सेप्ट डन है कि नहीं है? पक्का? चलो ये लिख लो, आगे चल रहे हैं। अगला बोल भाई, कोई क्वेश्चन डाउट में आ रहा हो बोल। तेरा कोई डाउट नहीं है? और किसी तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं किया? चलो कोई नहीं, करो 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 फटाफट करो, ये साथ साथ करते रहो। आज की क्लास में ना आपको मॉड्यूल के कुछ पोर्शन तक डन कर दूंगा कि अगर आज की क्लास आपने ले रखी है तो यहां तक तो समझ में आना चाहिए। स्टिल उसके बाद अगर तुम्हारे में दिमाग में डाउट हो कि नहीं समझ आ रहा तो मेरे को पर्सनली बताओ, ठीक है? बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट में बेटा कोई ऐसा बच्चा जिसे ये चीज समझ ना आ रही हो जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया? चलो ठीक है। वेदांश अभिदा बेटा सामने क्लियर है सारा जो जो लिख रहा है? हाँ भैया। ठीक ठीक है। ले भाई, है कोई नहीं, चलता है मामला, कुछ नहीं चलता है जा। हाँ, एक्सरसाइज 6 का ले भैया आजा। है लिख भाई, लिख लिख लिख, आराम से लिख। No 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 no। लिख लिया भैया? है लिख लिया? ठीक है आओ। नेक्स्ट कौन सा कह रहे हो? 6 का फोर्थ? 6 का फोर्थ आ जा भाई। अरे ऐसा मत कर भाई। पढ़ भाई, क्या लिख रहा? कह रहा है 5% सॉल्यूशन। बस मुझे ये बता दो 5% बाय मास का सिंपल मतलब क्या है? बाय मास पता है आपको? 5% का बस ये मतलब है कि 5 ग्राम सल्यूट है, 100 ग्राम सोल्यूशन है तो 95 सॉल्वेंट हो गया। ये वाली बात क्लियर? तुम में से कोई ऐसा बच्चा जो कहता हो मेरे को नहीं क्लियर? नहीं क्लियर हो बताना, मैं अभी टॉपिक बताऊंगा। पहले टॉपिक बताऊंगा फिर करूंगा। पक्का? कंफर्म? बोलो ही ओए ओए, पक्का बता 5% का मतलब क्या है? इसकी आत्मा नहीं आई। 5% बाय मास का क्या मतलब है सॉल्यूट में? हाँ मास बाय मास है, मतलब 5% को एक्सप्लेन करना। कौन 5? 5 ग्राम सॉल्यूट और सॉल्वेंट कितना? सॉल्वेंट टोटल 100। इज दैट क्लियर? बताइयो, यहाँ ध्यान देना। तो क्या कह रहा है? 5% बायोमास। एक केन शुगर क्या होती है? सुक्रोस होती है। केन शुगर चीनी को ही बोलते हैं सुक्रोस, ठीक है? तो चीनी का फार्मूला C12H22O11, C12H22O11। यहाँ पर ध्यान देना, क्या रहा है? सॉल्यूशन 5% सॉल्यूशन बाय मास था वाटर का। एक बात बताओ, अगर तुम चीनी डालोगे पानी के अंदर तो वो फ्रीजिंग पॉइंट लो डाउन करेंगे नहीं करेंगे? लो करेंगे ना। तो उन्होंने कह तो दिया a 5% solution by mass of cane sugar in water has freezing point equal to 271। तो फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है? 0 डिग्री ना, मतलब कि 273.15 डिक्रीज हो गया ना। 2.15 से डिक्रीज हुआ नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना। उसके बाद कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज। अब क्या निकालना है? 5% ग्लूकोज वाले का निकालना है। बट यहां पर आपको प्योर वाटर का क्या, वो तो हमें पता ही है 273.15 होता है। 5% ग्लूकोज। अब तुम्हारे को ये क्वेश्चन ना दो तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है? पहला इजी, दूसरा मुश्किल। दूसरा मुश्किल है, वो यूनिवर्सल तरीका है। पहला इजी है, वो बाय मिस्टेक यहां पे हो रहा है। यहां ध्यान देना।
डायरेक्ट सेकंड केस उठा, पहले वाले केस को बेटा उठाना ही नहीं, ध्यान दे। इसके दो तरीके करके दिखा रहा हूं बेटा, चेक करना। अब वो क्या कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट का क्या निकालना है, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज इन वाटर का सोल्यूशन। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, डेल्टा टीएफ निकालना पड़ेगा ना। जो डेल्टा टीएफ निकालूंगा वो इस वाले में से माइनस करूंगा, बोलो। तो यहां पर ध्यान दो, तो डेल्टा टीएफ, अब इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, के एफ इंटू मोलालिटी, मोलालिटी इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आना चाहिए था W1/1000, तो यह क्या हो जाएगा, ऊपर 1000 और नीचे क्या बेटा, बोलो। ये बात क्लियर है। तो कुल मिला के डेल्टा टीएफ आप कैसे निकलेगा, बस मुझे ये बता दो, वाटर का के एफ आपको किताब से मिलेगा नहीं मिलेगा, के एफ बोल रहे, के एफ मिलेगा। तो यहां चेक कर, के एफ क्या मिलेगा, के एफ फॉर वाटर इज बेसिकली 1.86 kg पर मोल। बोलो हाँ या ना, हाँ या, ठीक है। तो यहां का मिल गया 1.86। W2 कितना, 5% है ना ग्लूकोज, 5 ग्राम ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, बोलो हाँ या ना, है 180 क्या ग्राम पर मोल। बेटा पूरी बात बोल, ठीक है। पूरी बात अभी बोलोगे ना तो बाद में हल्के फुल्के अधूरे में भी समझ में आएगी। तो यहाँ पे बेटा क्या डाल दिया, 180, यहाँ है 1000, और बेटा कितने में डिसॉल्व किया है, 5% का मतलब क्या है, 5 ग्राम। तो जल्दी बता W1 कितना हुआ, 90, नहीं आई समझ आ गई। तो यहाँ क्या डलेगा, 95। सच्ची सच्ची बात बताना, क्या यहाँ से डेल्टा टीएफ आएगा नहीं क्या, और अगर यहाँ से डेल्टा, मान ले डेल्टा टीएफ जो भी आ गया, तो डेल्टा टीएफ को माइनस करूंगा टीएफ नॉट ऑफ वाटर, दैट विल गिव यू द टीएफ ऑफ द सॉल्यूशन। बोलो हाँ या ना। तो अगर तेरा काम यहां के बाद से ही सॉल्व हो गया, बोलो, अगर यहाँ के बाद से ही सॉल्व हो गया तो इसका क्या काम था भाई, है नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप जो बात बोल रहे हो ना वो बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट अगर क्वेश्चन एग्जैक्टली ये दिया होगा तो आपका पॉइंट इनवैलिड हो जाएगा। अब बताऊं आपका पॉइंट वैलिड कब होगा, मान लो इन्होंने ये कहा होता कि 5% सॉल्यूशन बाय मास केन शुगर का था जिसका फ्रीजिंग पॉइंट ये था, तो इसका डेल्टा टीएफ मिल गया, ठीक है। उन्हें इस क्वेश्चन में ये नहीं बताना चाहिए था कि द सॉल्यूशन इज शुगर इन वाटर। अगर मान लो शुगर इन वाटर नहीं बताया होता तो आपको पता होता क्या, आपको ये पता होता कि वाटर का 273.15 होता है, नहीं पता होता ना। तो तुम्हें टीएफ नॉट पता होता क्या, तुम्हें केएफ पता होता क्या, बोलो पॉइंट समझ आया नहीं आया। उन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया ना कि आपने जो ग्लूकोज डाला है वो वाटर में है, मतलब आपको उसका टीएफ नॉट भी पता है, और क्योंकि केएफ पता है तो आपको डेल्टा टीएफ भी पता लग गया। बोलो हाँ या ना। तो ये जब दो डाटा आपको दिए हो, जब दो डाटा आपको दिए हो तो आपको सॉल्वेंट नहीं मिलना चाहिए, मतलब अगर सॉल्वेंट नहीं मिलेगा तो भी काम चल जाएगा। पहले ये बताओ, ये लेफ्ट साइड जो मैंने सॉल्व किया ये समझ में आया कि नहीं आया, आया पक्का। अब इस बात को समझो, ये तो तुम्हारा था केस 1 भैया, क्या था, केस 1 जो दिस क्वेश्चन को फॉलो नहीं कर रहा। क्यों नहीं फॉलो कर रहा, क्योंकि मैंने सॉल्वेंट का डाटा पहले से ही उठा लिया। अब नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट है आपका केस 2, जिसमें मैं ये मान के चलता हूं मुझे सॉल्वेंट एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि सॉल्वेंट जो यहां है सेम यहां सॉल्वेंट रहा होगा, तो सुक्रोज जब आपने 5 वो डाला है तो फार्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू W2 बाय M2 इंटू 1000 बाय W1। तो यहां से बताओ KF फाइंड आउट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और KF की वैल्यू क्या आ जाएगी फटाफट, यहां से KF की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा TF इंटू M2 इंटू W1 होल डिवाइडेड W2 इंटू 1000 इज इक्वल टू KF। अरे बोल भाई क्या वैल्यू आई, जल्दी बोल, डेल्टा TF कितना है,
271 दे रखा है और प्योर वाटर का, अरे बोल ही रहा है, कर ले यार यूज, कितना आ गया 2.15, तो ये आ गया काका 2.15 मल्टीप्लाई M2 कितना दे रखा है मोलर, और क्या बोलते हैं केन शुगर का मोलर मास कितना हो जाएगा C12H22O11 कितना आ जाएगा 342। याद रखने का ट्रिक बताऊं, ग्लूकोज का कितना होता है 180, मैंने क्या किया था ग्लूकोज को डबल करके वाटर माइनस किया था, तो ग्लूकोज 180 को डबल किया 360, 360 में से 18 माइनस करोगे 342, तो यहाँ क्या डलेगा बेटा 342 मल्टीप्लाई W1 कितना है 5, W1 95 ना, बिल्कुल, तो ये कर ले भाई 95 और W2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 और ये 1000, तो ये वैल्यू बेटा किसकी आई KF की। सॉल्व मत करना, यही एक्युमुलेट कर लो, इसको सॉल्व नहीं किया। अब नेक्स्ट केस उठाओ, किसका, ये केस 2 ही चल रहा है ना, क्या चल रहा है ये केस 2 ही चल रहा है, तो यहां पर आ जा क्या ग्लूकोज वाला केस उठा, ग्लूकोज वाले केस में अब क्या निकालना है आपको डेल्टा TF निकालना है, तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा KF इंटू में मोलालिटी के लिए वही चीज W2/M2 इंटू ऊपर 1000 नीचे W1, तो KF की जगह उठा के ये सारी चीज डाल दोगे और W2M2 1000 W1 डाल दोगे, बताओ डेल्टा TF आएगा, वो डेल्टा TF उठा करके क्या करोगे 273.15 में से सबट्रैक्ट, बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आपको ये समझ में आया कि यहाँ क्या यूज करना था, क्लियर है बात जो आप बोल रहे थे। कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट हो, हाँ कहां से, पता है क्या है इस वाले केस में, क्योंकि उन्होंने वाटर लिखा था तो मैंने KF की वैल्यू पहले से ले ली ना, है KF की वैल्यू ले ली, TF नॉट तो चलो उन्होंने वैसे ही वाटर का दे रखा है, तो KF पता है, W2 पता है और M2 पता है, ये सब पता है, तो मेरा डायरेक्ट डेल्टा TF नहीं आएगा, डायरेक्ट डेल्टा TF आएगा तो TF ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मुझे ये डाटा किस लिए दिया है, वो डाटा दिया है KF निकालने के लिए, क्योंकि आपको अगर वो वाटर मेंशन भी कर दे तो पेपर में आप KF का डाटा थोड़े रट के गए हो, तो अगर वो हाँ KF नहीं गिवन होगा तो ही आप ये करोगे, वरना तो अगर ऊपर वाली लाइन नहीं लिखता डायरेक्ट KF ही लिख देता, फिर तो वही आंसर था। समझ पा रहे हो, दोबारा पूछ लो भाई तुम में से किसी को अगर कोई डाउट हो रहा हो तो। बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स में किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में प्लीज बता दो भाई। नहीं सर अभी तक तो नहीं आएगा, मेरी नींद खुलेगी तब तो आएगा। चलो हाँ, मेरा क्वेश्चन नंबर 3 मिस हो गया था, मैंने लेट ज्वाइन करी थी, मेरा डाउट है क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला ना, ये जी सर, इस जैसे अभी सर दूसरे वाला, इससे भी पहला, ये 3 ही क्वेश्चन है ये अभी तक, तो थर्ड, अच्छा थर्ड वाला कह रही है, नहीं सर एक्सरसाइज 6 का थर्ड क्वेश्चन। इसका थर्ड कौन सा, ये है क्या, अच्छा ये वाला है क्या, अभी इस जैसे और करा रहा हूं, सेम सेम अभी और करा रहा हूं, टेंशन मत लो, अभी इसकी वेरिएशन और दिखाऊंगा, दोबारा समझाऊंगा, यहां ध्यान दे, ये क्वेश्चन आज तेरा हो जाएगा। बस ये बताओ इसके बाद कोई डाउट है क्या आप लोगों का, एक भी डाउट नहीं, हाँ नेक्स्ट आ जाओ चलो। या अब ये कर लोगे नहीं कर लोगे पक्का, ये अगली क्लास में करे हुए चाहिए मेरे को, ले भाई कहां से आ गया, कुछ बंद हो गया तो ला भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर आया था समझ में, पढ़ना भैया क्या लिख रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला टॉपिक याद है, व्हाट वाज द टॉपिक, क्या था टॉपिक, हाँ कंफ्यूजन है, चलो पहले इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, यहाँ ध्यान देना बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर की कंफ्यूजन को दूर करते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे को ये बताया गया था कि PV = NRT होता है, बोलो होता है कि नहीं होता,
P इज इक्वल टू क्या होता है nRT। P को मैं P नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा पाई। बच्चा कंफ्यूज भी तो होना चाहिए, पाई क्या है P क्या है, दोनों क्या है प्रेशर्स हैं। N बाई वी और ये RT। N बाई वी आपकी क्या होती है मोलारिटी, कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो कॉन्सेंट्रेशन रहन देना उसे सी लिख देते हो तुम है? ये फार्मूला समझ आ गया। अब बस एक चीज याद रखना, अगर तुम्हें प्रेशर बार में चाहिए, किसमें चाहिए बेटा बार में, तो जल्दी बता आर की वैल्यू क्या डलेगी 0.0831 बार लीटर पर एटीएम पर मोल। ये यूनिट कैसे आई, यहां तक किसी को डाउट? डाउट तो होगा बेटा, बोल नहीं रहे, समाज क्या कहेगा। समाज में 4 लोग यही हैं, यही जो कहेंगे कहेंगे, बोलो पक्का कंफर्म, बताइए कैसे आई। ओ माय गुडनेस, ठीक 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 ठीक, गलती हो गई पूछ के। इफ प्रेशर इज इन एटीएम बेटा, आर की वैल्यू 0.1/12 नहीं होता, 1/12 ये हुंदा है 1/12, ये हुंदा है 1/12, कर डिवाइड। वैसे लिख दियो, इसको भी लिख दो, टेंशन मत ले। एटीएम लीटर, अबे यार वो गलती से, देखो गलती से तो कुछ भी हो सकता है ना, बस एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। ओके चले आगे, यू बात समझ में आ गई भाई। बस तू एक काम करो, क्वेश्चन पढ़ और गिवन के लिख रहा है, यू बता। अच्छा वो सारी चीजें याद है, 1 एटीएम में कितने पास्कल, 1 बार में कितने पास्कल, 1 एटीएम में कितने टॉर्क, कितने हैं, ठीक है याद करो जल्दी। ले भाई आजा, बोलियो भाई क्या क्या लिख रहा है इसमें, तसल्ली से देख, इसे तसल्ली से देखो भैया। इसे तसल्ली से देखना जी। पहले बता गिवन क्या क्या दे रखा है, गिवन क्या क्या है भाई, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर वो भी पास्कल में, किसमें, अगर तुम्हें पास्कल में निकालने के लिए कहे ना तो एक छोटा सा काम करना, ये आर की वैल्यू किस में डालोगे, बार में एटीएम में, एटीएम में 10 की पावर 5 पास्कल नहीं होते, 1 बार में 10 की पावर 5 होते हैं, 1 एटीएम में तो 1.0135 into 10 की पावर 5 होते हैं, यही बात समझ। तो आप अगर आपको पास्कल में निकालना हो तो क्या करना, बार वाली वैल्यू डालना, वरना बाद में 1.01325 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान देना, गिवन गिवन क्या है बेटा, सबसे पहले प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग W2, W2 कितना दे रखा है, अरे जो डिसॉल्व किया है वो W2 है, पॉलीमर ऑफ मोलर मास है, मोलर मास क्या है भाई, राक्षस मॉलिक्यूल है क्या है, अबे इतना ज्यादा पॉलीमर का मोलर मास, पॉलीमर है, पॉलीमर को वैसे ही जाइंट मॉलिक्यूल, ठीक है जाइंट मॉलिक्यूल बोलते हैं, मतलब बहुत बड़ा होता है, मतलब सोचो 1 मोल पॉलीमर के नीचे दब गए हैं, ये हो गया। और आगे और क्या दे रखा बेटा, वॉल्यूम कितना दे रखा 450 ml, तो लीटर में तो कर लोगे। टेम्परेचर कितना दे रखा है 37 डिग्री, डिग्री को किस पे प्लस करेंगे, क्या कह रहा है 15 नहीं ले रहा तू, तू खुद तो लेता नहीं है, हमें बोलता है, ठीक है ना मान ले, है 310 ले लिया, ले ले यार 15 भी ले ले, नहीं लेगा, ठीक है चल हो गया। ये हो गया, बताओ पाई निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा भैया, पाई इज इक्वल टू, अरे क्या हो गया भाई, ऐसे क्या खफा हो गई, क्या खफा हो गया मामला, ले ले ले, मजे ले रहा है, हाँ भाई बोलियो, पाई इज इक्वल टू CRT N2 बाई V और RT, और N2 को क्या डालेंगे बेटा W2 बाय
M2 नीचे V इंटू R इंटू T। बोलो कोई डाउट? वैल्यू डलेगी, पाई निकलेगा, R की वैल्यू क्या डालेंगे? ये हो गया 1, क्या क्या हो गया बेटा? 1 मल्टीप्लाई R 0.0831 और 0.0831 को 1/12 डाल दो। ये वाली वैल्यू कितनी डाल दोगे बेटा? 310। ये नीचे M2 कितना डाल दोगे? 1। वॉल्यूम कितना डालोगे? 450 ml है ना, लीटर में करने के लिए ऊपर 1000 कर दे। और ये जो वैल्यू आएगी बार में आएगी। और सपोज ये जितनी भी बार आ गई, अगर जितना भी बार आ गया, बार को पास्कल में करने का क्या फार्मूला? 1 बार इज इक्वल टू M2 में। अच्छा जगह भी हो क्या? वन 185,000 हो गया। ठीक है भैया, चले आगे, कर लोगे? अब 1 बार के अंदर कितने पास्कल होते हैं? 10 की पावर 5 पास्कल। तो जो आएगा आंसर मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट आंसर पाई इन पास्कल। तो बेटा यहां निकाल लेना पाई इन पास्कल्स, इतने पास्कल्स। कोई डाउट यहां तक? अरे ये तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है। कितने बच्चों को समझ में आए? सबको आए? पक्का? चलो नेक्स्ट। बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? हाँ जी सर। ठीक है। गुरजोत समझ आ रहा है? ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला आजा भाई, क्या लिख रहा? अगला क्या है? अगला क्वेश्चन ये लिख लिया? चलें आगे। आओ, अगला कौन सा डाउट है? 7 में और कोई डाउट? 7 में और कोई डाउट क्या? कोई डाउट नहीं? पक्का? देख लो भाई, कोई डाउट हो तो बता दो। इसके आगे के कुछ क्वेश्चन देखें क्या? ना ये सब तो आगे वाले टॉपिक से हैं। है? ले भाई क्वेश्चन देखियो ये वाला, बोलियो आंसर क्या है इसका? द यूनिट ऑफ एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होगी? एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता था बेटा? केबी। और केबी की यूनिट क्या होती थी? अगर भूल जाओ तो याद रखना, के एक इंसान है, उसको जी कहते हैं। के जी पर मोल। क्या? के जी पर मोल। और क्या मैं यूं लिख सकता हूं? के जी पर मोल को मोल पर के जी लिखूं? ऐसे के जी पर मोल को मोल पर के जी तो नहीं लिख सकते ना, तो इनवर्स। तो के मोलालिटी, बोलो हाँ या ना? ठीक है, चेक कर कहाँ आ रहा है, कौन सा? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। डन? हाँ, आंसर हो गया ए। चले आगे, फटाफट लिखे से। उसी में टिक मार्क कर देना ना, बुकलेट में ही। बुकलेट में ही कर दो टिक मार्क, अगर इजी है। साइड में थोड़ा लिख लो लेफ्ट राइट में। चले आगे। हाँ हाँ, लिख आराम से, लिख आराम से। चले आगे, नेक्स्ट। अगला देखिए भाई, कोई सा? यार ये अगेन वही आ गए आगे वाले। हाँ, कौन से वाला? इस वाले का 11।
ये वाला, अरे ये तो टॉपिक ही आ गया है, मैं आगे टॉपिक पढ़ा दूं अगर यहाँ तक समझ आ गया तो। है कोई डाउट है यहाँ तक? है क्या कह रहा है? अरे भाई छुट्टी तो सभी की हो जानी है एक दिन, कोई टेंशन ले रहे हो? है बस मुझे ये बताओ, एक्सरसाइज 7 तक डाउट क्लियर है आप लोगों के? 7 तक डाउट, आगे टॉपिक पढ़ा दूं? है पक्का? छुट्टी तो हो ही जाएगी भाई। ले क्या लिख रहा है ये देख, टॉपिक है आगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर टॉपिक है। बस आपको ऑस्मोसिस समझ आया था? अब आप बताओ मेरे को, ऑस्मोसिस क्या होता था? द मूवमेंट ऑफ कौन से पार्टिकल? सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन वाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये बात क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट हो? ठीक है, मूवमेंट होता है सॉल्वेंट पार्टिकल का, और ये मूवमेंट फोर्सफुली होता है या ऑटोमेटिकली अपने आप होता है? ऑटोमेटिकली अपने आप होता है। तो आपको ये वर्ड बोलना पड़ेगा द स्पॉन्टानियस। स्पॉन्टानियस का मतलब क्लियर है? द स्पॉन्टानियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन वाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इट्स कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, और ऑस्मोसिस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक पी एक्सटर्नल जो आप बाहर से लगा रहे थे वो कम था। अगर पी एक्सटर्नल आप उतना लगा दोगे जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है तो ऑस्मोसिस विल, और अगर पी एक्सटर्नल ज्यादा लगा दिया तो रिवर्स ऑस्मोसिस पे लगकर। वेरी नाइस बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना, 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक का नाम होता है हाइपोटोनिक। क्या होता है? अब एक बात में तुम क्लियर हो ना कि जो हमारे जितने भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो लो टू हाई कंसेंट्रेशन जाते हैं। सॉल्वेंट कहां से कहां जाता है? तो अब तो नहीं पूछोगे ना सॉल्वेंट लो टू हाई क्यों जा रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट लो टू हाई जा रहा है। जहां पे मैं लो बोल रहा हूं वहां पे सॉल्वेंट तो एक्चुअल ज्यादा ही है, क्या चीज कम है? सॉल्यूट कम है। तो सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में लो बात कर रहा हूं, सॉल्वेंट तो ज्यादा ही है। समझ गए बात? तो अब मेरे को इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सॉल्वेंट जो है वो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाता है। इज दैट क्लियर? तो बेटा यहां ध्यान देना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगला आता है बेटा आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? हाइपर। ये कौन सा जादू है बे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब तुम्हारे को एक चीज बताता हूं। जब इंसान में कोई इंजेक्शन लगा देते हो, कुछ भी लगा देते हैं, है? शहद लिया लगा दिया, लगा दें शहद का इंजेक्शन, क्यों नहीं लगाएंगे भाई बोलो? क्योंकि हमारे ब्लड की जो कंसंट्रेशन है ना, ब्लड की क्या सेम कंसंट्रेशन का कोई भी सॉल्वेंट उसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन डालते हैं। ये नहीं कि तुमने यहाँ लिया और बंदे में डाल दिया भाई साहब शहद, अब ये वाली नस जिसमें तुमने शहद डाला है तो ब्लॉक हो गई, ब्लड यहाँ से हार्ट से आ रहा होगा, अब वो आगे धक्का थोड़े मार पाएगा शहद को। समझ पा रहे हो? तो इस वाले रीजन में अब तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचना ही बंद हो गया। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? तो यहां ध्यान देना, हमारी ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है ये समझाता हूं। ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन होती है 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ एक्वस NaCl। क्या भैया? 0.9% मास बाय वॉल्यूम को एक्सप्लेन कर। हाँ, मास ऑफ सॉल्यूट कितना? ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? सॉल्यूशन पूछ रहा हूं, 100। सॉल्वेंट बता, सॉल्वेंट बता, सॉल्वेंट बता जल्दी, सॉल्वेंट बता, सॉल्वेंट बता। अबे मास में से गधों, वॉल्यूम में से मास माइनस कर दोगे, वॉल्यूम में से
मास माइनस कर दोगे? नहीं, अब समझ, जब तूने 100 ml पानी लिया प्योर है, नहीं बे, सोल्यूशन है 100 ml, नहीं होगा 100 ग्राम, क्योंकि समझ 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 समझ, तेरे कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट ऐड ऑन करता हूं। तुमने मान लो बेटा, तुमने लिया 100 ml वाटर, क्या लिया बेटा? 100 ml वाटर। इस 100 ml वाटर के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हैं, तो 0.9 ग्राम NaCl क्या हुआ? चुटकी बराबर डाल दिया, तो जो NaCl होगा वो कहां डिसॉल्व होगा? पानी के इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में। अब जब उस इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में जा रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा क्या? नहीं। तो जो वॉल्यूम वाटर का 100 ml था, अब सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम क्या होगा? 100 ml। ये बात समझ में आई? अरे बोलो। तो यहां पर ध्यान देना, जो 100 ml वाटर था, यही 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी है। बोल काका, समझ में आया या नहीं आया? बोलो हाँ या ना। अता होते, बस तू ये बता, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब पता है क्या होता है? जब नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड है, तो क्यों नहीं ऐड होता? क्योंकि अंदर के इंटरमोलिकुलर स्पेसेस फिल हो जाते हैं ना काका, वो डेंसिटी बढ़ाते हैं, वो वॉल्यूम नहीं बढ़ाते। समझ रहा है? वो वॉल्यूम नहीं बढ़ाते, डेंसिटी बढ़ाते हैं, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा कभी भी। ये बात समझ है? हाँ, मास ओवरऑल सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा, मतलब डेंस हो जाएगा सॉल्यूशन। समझ रहे हो? इसलिए तो NaCl वाले सॉल्यूशन के अंदर तुम चाहो तो तुम इतना NaCl डाल दो, तुम ही तैरने लग जाओगे। होते हैं ऐसे नेचर में, यहाँ जा। तो ये बात समझ आई? तो बेटा 0.9% मास बाय वॉल्यूम को एक बार रिलेट कर लो, 0.9 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 अरे यार ml सोल्यूशन। सो 100 ml, ठीक है? 100 ml में लेते हैं और कितने ग्राम सॉल्यूट डाला है वो डालो। अब आप इससे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते। कैसे? परसेंटेज का फॉर्मूला पता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला पता है? क्लियर है? ला भाई ताऊ, याद ध्यान दे। पहले बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का आ गई? तो कुल मिला के क्या मैं ये बोल दूं, आर ब्लड हैज कॉन्सेंट्रेशन 0.9% मास बाय वॉल्यूम। अब मैं रेफरेंस लेता हूं ब्लड के सॉल्यूशन का। रेफरेंस किसका लेता हूं? ब्लड के सॉल्यूशन का। ब्लड के सॉल्यूशन से कम कॉन्सेंट्रेशन, कम वाला अगर कोई सॉल्यूशन आ जाए, ब्लड के कॉन्सेंट्रेशन से कम वाला आ जाए हाइपोटोनिक, बराबर वाला आ जाए, ज्यादा वाला आ जाए, डेफिनेशन लिखवाऊं? लिख ले भाई। ये क्या कह रहा, आज मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे जाने दे, तुम बुला लेते हो हर संडे। ये देख, देख भाई काका, द सॉल्यूशन विच हैव, पता है आप इस चैप्टर के जितने बेसिक्स बनाओगे ना, अभी जब इसके नेक्स्ट क्लास लगाऊंगा, जब प्रैक्टिस वाली, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, जब भी मैं इसकी नेक्स्ट प्रैक्टिस वाली क्लास लगाऊंगा, उसमें आपके पिछले जेई मेंस के और जो उस लेवल के क्वेश्चंस है ना वो कराऊंगा, ठीक है? जेई नीट के। तो वो क्वेश्चन करने में सच में मजा तब आएगा जब आपको चैप्टर का ना एक एक वर्ड क्लैरिटी से पता होगा। नहीं पता होगा तो फिर इतने दिन से हम ये चैप्टर कर रहे हैं, बेनिफिट क्या मिलेगा? कोर्स तो हर कोई खत्म कर देगा अक्टूबर नवंबर तक, पता चले आता उसके बाद भी नहीं है, क्या फायदा उस बात का? नवंबर के बाद बेटा अगर आपका कोर्स खत्म होना, तो बात पता है क्या होनी चाहिए? बात ये होनी चाहिए कि भाई मेरे को नवंबर के बाद ही तो मेरा पेपर ले ले, मैं दिसंबर का वेट नहीं करूं, फरवरी का वेट नहीं करता मैं, जनवरी में पेपर भी तो है तुम्हारा। तो यहां ध्यान दे, तो द सॉल्यूशन विच हैव कॉन्सेंट्रेशन लेस देन, किससे लेस बेटा? 0.9% mass by volume is called hypotonic solution। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इज दैट क्लियर? अब इसी हिसाब से क्या आप हाइपरटोनिक चेप दोगे? क्या चेपोगे?
हाँ, द सॉल्यूशन विच हैव कॉन्सेंट्रेशन more than is called hypertonic solution. तो बोलो, ये हो गया is called hypertonic. ये बात समझ आई या नहीं आई? और आइसोटोनिक सॉल्यूशन को अब सिर्फ मैं ब्लड के रेफरेंस में नहीं बताऊंगा, अब मैं सिर्फ ये रेफरेंस बताऊंगा, दो सॉल्यूशन वो ले लो जिनकी कंसेंट्रेशन सेम है, जिनकी कंसेंट्रेशन, two solution having same concentration are called isotonic solution. और अगर उनकी concentration सेम है तो उनका पाई की वैल्यू भी तो सेम आएगी, पाई इक्वल टू CRT, सी तो अलग करता है उन्हें। तो यहाँ पर बेटा दो डेफिनेशन आएगी, पहली ये द सॉल्यूशन having same concentration is called isotonic solution. और इसके आगे एक और एक्सप्लेन कर दो बेटा, द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या लिखेंगे बेटा? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. बोलो ये वाली बात क्लियर है? अब तीन वर्ड्स आपको क्लियर है? अब तीन वर्ड्स में आपको ये बात ध्यान देना है कि जो सॉल्वेंट जाता है वो लो टू हाई जाता है. कहां जाता है? लो टू हाई. तो अब इसे लिख लो, फटाफट लिखो से, जल्दी से लिख लिया, लिख फटाफट लिख, और सारे नोट्स अपने एक जगह इकट्ठे करके रखना भी. आप यहां तक कोई डाउट? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक लिख नहीं रहा ना तो कुछ भी लिख लिया, क्या बात है, दिमाग में लिखता हूँ सीधा. चले आगे. क्या लग रहा है? टाइम नहीं बीत रहा ना, मतलब 11 बजे ना. बदमाश हो रहा है. चल ठीक है, कुछ होमवर्क दे देता हूँ, छोड़ देता हूँ, मेरे को करावा चाहिए फिर. थैंक यू कर रहा है, पिछले वाला दे नहीं रहे करके. हटाऊंगी? अरे हटा दूं के? अच्छा थोड़ी देर रुक जाओ यार. हाँ 0.9 क्या है? वाओ, ये समझ. अच्छा कुछ और के, क्योंकि हमारे ब्लड की यही कॉन्सेंट्रेशन है. किसी का ब्लड शहद जितना गाढ़ा तो नहीं है, नहीं है ना, शहद की ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है भाई. चलना आगे, नेक्स्ट लिखो. हाँ अबे ह्यूमन मत बोल, ह्यूमन ब्लड बोल. ह्यूमन क्या? ह्यूमन का चश्मा. ले आ जा इधर. अब बस मेरे को एक बात बताइयो, मान ले ये वाला सोल्यूशन हाइपोटोनिक है, क्या है ये? ध्यान से सुनियो, क्या है ये? इसका आंसर तैने देना है. हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, और मैंने इसके अंदर अपने ब्लड से, जो ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन होती है ना, वो रेड ब्लड सेल्स की होती है. किसकी? आरबीसी. तो मैंने इसके अंदर अपना ब्लड डाला, मतलब ब्लड डालने का मतलब है मैंने रेड ब्लड सेल डाले. गायब क्यों हो गए? ये क्या डाले बेटा? मैंने रेड ब्लड सेल डाले. अब आप बताओ, ये सेल स्वेल करेंगे या श्रिंक? कॉन्सेप्ट लगाओ. सेल जो है ये स्वेल करेंगे या श्रिंक? हाँ, कितने बच्चे कह रहे हैं स्वेल करेंगे? समझ नहीं आया है? सुनो, नहीं कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ेगी बेटा, सुन मेरी बात. आपके जो बाहर सोल्यूशन है ये हाइपोटोनिक है, मतलब बाहर वाला सोल्यूशन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेस है. बोल हाँ या ना. अरे कॉन्सेंट्रेशन लेस किसके रिस्पेक्ट में है? लेस किसके रिस्पेक्ट में लेस है? आरबीसी की रिस्पेक्ट में. तो आरबीसी वाले में कंसेंट्रेशन ज्यादा है, सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन कम है. तो जो सॉल्वेंट मूव करेगा वो किसके अंदर मूव करेगा? लो टू. तो जब सॉल्वेंट ब्लड के अंदर जाएगा
अब भी नहीं आया समझ? क्या आपको बिल्कुल नहीं समझ आया कि क्यों ब्लड के अंदर जा रहा है? अबे क्योंकि बाहर का सोल्यूशन हाइपो मतलब लेस कंसंट्रेशन पर है। बाहर का सोल्यूशन ना हाइपो मतलब लेस पर नहीं आ रही समझ? मेरा मन ही नहीं है, मेरा मन आज नहीं है, मेरा मन बिल्कुल ले। यहां ध्यान दे, दोबारा सुन, दोबारा सुन, दोबारा सुन, दोबारा सुन। किसी का ब्लड लाते हैं, इसमें डाल देते हैं, उसके ब्लड मोटे हो जाएंगे। क्यों मोटे हो जाएंगे? क्योंकि हाइपो मतलब कम कंसंट्रेशन थी ना, तो कम से ज्यादा कंसंट्रेशन में सॉलिड मूव करता है ना, मोटा होगा। मतलब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड के सेल्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि उसके अंदर पानी भर गया। आरबीसी विल स्वेल। क्या? आरबीसी विल स्वेल। इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा? अगर मान लो बाहर जो मेरा सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है, तो हाइपरटोनिक में जो आरबीसीज होंगे क्या होंगे? ओ बिल्कुल सही बात है, श्रिंक करेंगे। बस अब एक बात याद रखना, बच्चा भूल जाता है क्विक एनालिसिस के लिए कि हाइपो में स्वेल करता है और हाइपर में श्रिंक। क्विक एनालिसिस के लिए इसे ध्यान दे, हाइपो है ना, हाइपो से बना दो हिप्पो। क्या बना दो बेटा? अब ये पतला होता है मोटा होता है तो सेल इसमें, ठीक है, ये मोटा नहीं बेटा, है बहुत मोटा होता है। हाँ तो बहुत मार मारूंगा तेरे को भाई, सुन तो सही। तो हाइपो से हिप्पो याद रख, हिप्पो में आरबीसी स्वेल कर जाएंगे। और हाइपर भी याद रख सकते हो, आदमी टेंशन में, पता नहीं टेंशन में सूख जाते हैं ना, खाना पीना ढंग से नहीं खाते, टेंशन होती है। तो हाँ, तो बस ये वाली बात याद रखना, ठीक है। और आइसोटोनिक में कुछ भी नहीं होगा, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर जो सॉल्यूशन डालते हैं हमारे आरबीसी को मोटा या पतला करने नहीं ले जा रहे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन 0.9% मास बाय वॉल्यूम डालते हैं। पता समझ आया कि नहीं आया? आ गया? कंफर्म एकदम, कोई डाउट तो नहीं इस वाली बात में? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो फटाफट। क्या टाइम होगा? ओचे ओचे पहले एक लास्ट टॉपिक समझ लो, छोड़ दूंगा। तुम्हें ये अंदाजा है तुम्हारा कोर्स स्लो हो रहा है? एक बार फटाफट, तुम इस हिसाब से फिजिक्स की क्लास में क्या करते होगे? अरे तो यहाँ ध्यान दे, क्वेश्चन हार्ड करवाऊं या स्लो लग रहे हैं? अच्छा, तुम्हारा 1 बजे के बाद देगा ना भाई। तुम्हारी कहानी ऐसी चल रही है ना, मेरी इससे भी बदतर चल रही है, ठीक है, मेरी इससे भी ज्यादा बदतर चल रही है। दिन में काम के चक्कर में नहीं सो पा रहे, ठीक है, रात को घर में छोटे बच्चे हैं, वो रात को ही जगह है, वो नहीं जगते दिन में। हाँ कहाँ छोड़ दूं भाई, पर्सनल बच्ची है, इतनी सी है, कहाँ छोड़ दूं? फीमेल काउंटर पार्ट मतलब वाइफ 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 ही देखती है भाई, मगर वो कान में तो आपके चिल्लाते हैं यार, नहीं सुने, बच्चे हैं ना, क्या बोलूं। अच्छा, फिर वो छोटे छोटे बच्चों को उनकी शक्ल देख के वैसे ही अच्छा लग रहा होता है। वही तो दिक्कत है ना, तुम ये सोच रहे हो ना तुम्हारी जिंदगी ऐसे वो रखी है, दिक्कत हो रखी है, और तुम तो आ रहे हो यहीं से रजौरी गार्डन से, मैं आ भी गाजियाबाद से रहा हूँ डेली भाई, डेली। तू मानेगा मैं 35 किलोमीटर का सफर करके आया हूँ। क्या करूं यार? चल एक कॉन्सेप्ट करते हैं, वो कॉन्सेप्ट करते ही चले जाना, ठीक है। टेंशन मत लो बेटा, जैसी जिंदगी तुम्हारी है, टीचर की कोई बहुत बढ़िया नहीं है, उल्टा तुम्हारे से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। तुम कम से कम मजे तो कर रहे हो, होमवर्क दिया नहीं, सर नहीं हो पाया, जस्ट चिल, उसके बाद भी जस्ट चिल है,
यहाँ आ जा फटाफट, ले ये देख, यहाँ तो होमवर्क भी कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं होके राजी। देख क्या लिख रहा है यहाँ पे, यहाँ बेटा लिख रहा है वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर, क्या लिखा भैया, वेंट ऑफ फैक्टर। अब ये वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है आपको ये समझाता हूँ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हर वो प्रॉपर्टी होती थी जो किस पे डिपेंड करती थी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन। नेचर से कोई मतलब नहीं था उसे, क्या नेचर से कोई मतलब नहीं था। अब नेचर से कोई मतलब नहीं था, इस बात का मतलब समझना, आई डोंट केयर अबाउट वो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, नहीं सॉरी वो क्या बोलते हैं कोवेलेंट है या फिर आयनिक है, मेरे को इस बात से मतलब नहीं है। मेरे को बस ये देखना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी मंत्री को अगर वोट चाहिए तो उसे थोड़े फर्क है, अमीर आदमी दे रहा है, गरीब दे रहा है, पतला दे रहा है, मोटा दे रहा है, छोटा दे रहा है, बड़ा दे रहा है, उसको मतलब तो नहीं है। तो सिंपल सी बात है, उसे बस ये है कि जितने ज्यादा लोग वोट देंगे उतने ज्यादा वोट उसके आएंगे, उतना ज्यादा जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। तो यहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर में एग्जैक्टली यही चीज होता है। आप सोच कर गए थे ना, पहले कॉन्सेप्ट को समझना भाई, पहले कॉन्सेप्ट समझना। मान ले यू था NaCl, छोटा हो गया, ये थोड़ा बड़ा कर दो, ठीक है। इसके अंदर मैंने डाला NaCl, क्या डाला बेटा इसके अंदर, NaCl, ठीक है। NaCl अगर मैंने 1 मोल डाला, कितना डाला, मेरी बात दोबारा सुनियो तसल्ली से, 1 मोल NaCl डाला और ये सॉल्वेंट था मेरा वाटर, सुनना, तो इसका डेल्टा टी भी कितना आना चाहिए, बोलो डेल्टा टी भी आना चाहिए Kb इंटू मोलैलिटी, और ये वाटर पता है कितना है 1 kg, तो जल्दी बता मोलैलिटी कितनी आई, मोलैलिटी कितनी आई Kb इंटू 1 मोल इन 1 kg, तो 1 मोल लाया, बोलो हाँ या ना। Kb की वैल्यू कितनी होती है 0.52, तो मल्टीप्लाई 1, तो जल्दी बताओ जो टेम्परेचर राइज होना चाहिए वो कितना राइज होगा, 0.52 केल्विन, इतना राइज होगा। लेकिन होता क्या है एग्जैक्टली समझना, 1 मोल सबको क्लियर है, 1 मोल आपको क्लियर है क्या होता है, कितना होता है 1 मोल, कोई नहीं आराम से बोल, यू हैव लॉट ऑफ टाइम। 1 मोल कितना होता है, बताता हूँ 1 दर्जन पता है कितना होता है 12, दुनिया की चीज 1 दर्जन कितनी होती है 12, तो बेटा 1 मोल कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने सारे पार्टिकल्स 1 मोल होते हैं। तो आप सोच करके देखना NaCl अगर पानी में डालूंगा तो टूटेंगे, किसमें टूटेंगे, Na प्लस और Cl माइनस, तो NaCl आपने डाला एक, लेकिन वो पानी में जाते ही क्या हो गए डिसोसिएट। तो सोच करके देखना NaCl जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये बात पता ही नहीं पता, इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने ये पढ़ा है, जितने सॉल्ट्स होते हैं सारे क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो आप अगर इसके अंदर 1 मोल NaCl डाल रहे हो तो क्या वो सारे के सारे NaCl Na प्लस और Cl माइनस में सारे टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे। तो मानना आपने मॉलिक्यूल्स जो डाले थे NaCl के 1 मोल डाले थे, बट वो टूट टूट के सारे क्या हो गए भाई डिसोसिएट हुए। तो जब एक मॉलिक्यूल 2 में डिसोसिएट हुआ तो बाकी सारे भी तो 2 में हुए हैं, तो 1 मोल टोटल डिसोसिएट होकर कितने पार्टिकल्स बन जाएंगे 2 मोल्स, कितने बन जाएंगे, सुन ये रहा NaCl का 1 मॉलिक्यूल, तूने इसको पानी में डाला तो ये किस में कन्वर्ट हो गया Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, बोलो समझ आया कि नहीं आया, Na प्लस एक्वस और, तो ये एक किस में टूट गया 2 में, तो ऐसे 2 NaCl फेंके होते तो कितने हो जाते 4, 3 फेंके होते कितने हो जाते 6, 4 फेंके होते कितने हो जाते 8, मतलब तुम जितने डाल रहे हो वो क्या हो जा रहे हैं डबल, बोलो डबल होते जा रहे हैं। तो अगर आपने 1 मोल मॉलिक्यूल डाले हैं तो पार्टिकल्स कितने हो गए 2 मोल हो गए। तो यार सिंपल सी बात है, जब पार्टिकल डबल हो गए तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आ रही है जो आनी चाहिए थी वो मल्टीप्लाई बाय 2 ट्वाइस नहीं हो जाएगी क्या, अब भी नहीं आई समझ है, हाँ ये नहीं आया ना, बस यही समझा दूंगा तो काम हो जाएगा, यही समझा दूंगा तो काम हो जाएगा। आप ले लो कोई ऐसी चीज जो डिसोसिएट ना करती हो, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है बेटा, देखो आज अगर ये समझ गए घर चले जाता, कॉन्सेप्ट मात्र 5 मिनट का है, हाँ तो आजा समझा दिया,
एक बार समझा। सर जो मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होते तो उनके मोल सेम रहेंगे, तो फिर गामा फैक्टर उनका बन रहेगा। और जो डिसोसिएट होके जैसे एक टीम में डिवाइड हो गए तो जो गामा फैक्टर को 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई होंडा तो तेज है हैं? भाई बहुत तेज है भाई इस हिसाब से। अच्छा एक बात बता, अगर मॉलिक्यूल एसोसिएट होके डाइमर्स बना रहे हैं तो आई क्या होगा? अरे भाई साहब वो सच में तेज है भाई। ठीक है, अब जो तूने नहीं समझा वो समझाता हूँ भैया, दोबारा सुनना, समझाऊंगा तो सही। एक बात बता, मैं पढ़ के आया हूं तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं। ग्लूकोज मेरा 1 मोल डाला, जो ग्लूकोज होता है वो C6H12O6 होता है। इनने इनने अगर यू इस हिसाब से चलेगा तो बहुत तेज चल रहा है, फिर बहुत ज्यादा तेज, बहुत जितना चाहिए उतना है। कोई नूर बैच चल ठीक है भाई, आजा कोई नूर बैच बनाएंगे फिर डालेंगे इसमें। 1 आपने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज पानी में डाल के डिसोसिएट नहीं होता। अब ग्लूकोज के अगर आप 1 मोल पार्टिकल डालोगे तो वो पानी में कितने रहेंगे? 1 मोल ही रहेंगे। आपने एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का डाला, वो टूटा नहीं, वो एक ही रहा। बोलो समझ पा रहे हो बच्चों? छोटी सी बात, तुमने बचपन में वो बंदी चेन गेम खेली है? बंदी चेन गेम क्या होती है? जैसे एक बंदा होता है, वो 3-4-5 लोगों पे पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं। अब वो जिसको पकड़ लेगा पहले तो उसके साथ अब वो हाथ पकड़ के भागेंगे। गेम खेली है? अच्छा चेन चेन है। अच्छा बंदी चेन नहीं है, बस चेन चेन है। चेन तो वैसी बंदी होती है। तो यहां ध्यान देना, अब ये हाथ पकड़ के बांधेंगे तो अब ये लोग तो दो है, मगर ये ऐसा सिंगल यूनिट काम कर रहे हैं, दो अलग अलग सिंगल यूनिट काम कर रहे हैं ना, तो दो होने के बावजूद भी जुड़ने की वजह से सिंगल हो गए। तो कोई सिंगल चीज आपने डाली, वो टूट के दो हो गई, तो दो नहीं हो गई क्या? डबल हो गई ना। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आप पानी में डालो, अगर एक मॉलिक्यूल डालोगे वो पानी में भी एक ही रहेगा, दो डालोगे पानी में भी दो रहेंगे। तो अगर आप 1 मोल पानी में डालोगे तो वो 1 मोल ही रहेंगे। तो जो डेल्टा टीबी की वैल्यू आएगी वो केबी इंटू 1 ही रहेगी, क्योंकि पार्टिकल्स आपने 10 डाले थे 10 थे, 20 डाले थे 20 थे, 30 डाले थे 30 थे। 1 मोल डाला था तो 1 मोल था। क्या वो डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहे हैं? नहीं हो रहे। लेकिन वही अगर उसके अंदर में ग्लूकोज ना डाल के NaCl डालना चालू कर दूं, तो NaCl अगर एक मॉलिक्यूल डाल रहे हो तो पार्टिकल कितने हो गए? अब बोलो भाई, बोलो। दो हो गए, दो डालते तो 4, 4 डाले तो 8, 8 डाले तो 16, एक मोल डाला तो 2 मोल। तो जब पार्टिकल जितने डाले थे अगर उसके डबल हो गए तो नेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ ये थोड़े रहेगी, वो तो ट्वाइस हो गई। बोलो भाई, नहीं आई बात समझ? आ गई? तो अब इस बात को समझना, कोई एक मॉलिक्यूल अगर पानी में डाला तो वो 2 आयंस में नहीं, वो 3 आयंस में टूट गए। किसमें टूटे? 3 आयंस में। तो अगर 1 मोल डालोगे तो 3 मोल हो जाएंगे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्राइस नहीं हो जाएगी क्या? बोलो भाई। है? ऐसे देख, ऐसे 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 ऐसे। कितने हो गए? कितने हो गए? कैसे 3 हुए? एक Mg+2 और 2 वह पार्टिकल तो अलग अलग ही है। मान लो तुम हो, ठीक है, तुम हो, तुम्हारा खर्चा माँ बाप उठा रहे हैं, तुम गए अपनी संगीनी साथी या अपने संगी साथी को ले आए, मम्मी पापा अच्छा मैं कैसे दूसरी, क्या खाना तो दोनों ही खाओगे, खुद कमा इसके लिए। नहीं पापा ऐसा करोगे क्या? और क्या, कौन सा जायदाद का हिस्सा? मिटा दूंगा तेरी सारी जायदाद, जा खुद कमा, ध्यान से। अबे बंदे तो तुम 2 हो गए खाने के लिए, या खाओगे भी, पहले भी 4 खाते थे, अभी 4 कोई नहीं, हम आधे पेट रह लेंगे। बोलो ये भाई, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने ये कहा कि बेटा सुन मेरी बात, जितने मॉलिक्यूल्स आपने डाले अगर वो 2 में टूटे तो ओवरऑल ट्वाइस हो जाएगा मामला, 3 में टूटे तो थ्राइस, 4 में टूटे तो 4 टाइम्स। और अगर मान लो आपने 1 मोल डाले लेकिन सबने मिलकर 2-2 की चेन सी बना ली,
1/2। मतलब सिंपल सी बात है, आपने पार्टिकल्स जितने डाले वो क्या हो गए? एग्जैक्टली मैंने डाले तो 10 थे, लेकिन सब नहीं, दो दो के पेयर ऐसे तो 5 हो गए ना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने जो डाली थी, जो सोच के डाली थी कि 10 डाल रहा हूं, लेकिन आएगी तो 5 के बराबर ही, तो हाफ नहीं हो गई क्या? समझ पा रहे हो? है 5 से 1/2, हाफ हाफ। दिस इज योर वैल्यू जो आने वाली है, और यहां पे फिर हाफ से मल्टीप्लाई करने का मतलब पता है क्या बेटा? हाफ से मल्टीप्लाई करने का मतलब है जितना तुमने डेल्टा टीवी सोचा था आना चाहिए था दिस मच, उसका जस्ट आधा कर दे, क्योंकि तेरे डालने से जो पार्टिकल्स थे वो एग्जैक्टली क्या हो गए? हाफ। नहीं आई बात समझ? पक्का? अब इसका नेक्स्ट पड़ाव समझाता हूं जो बहुत ज्यादा है। बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स में कौन ऐसा बच्चा है जिसे ये बात समझ नहीं आई जो मैंने बताई है? बोलो रे, कौन है? आ गई? चलो बहुत बढ़िया। ऐ सुनना भाई, ऐ सुनना, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, पक्की वाली बात एकदम। चलो बहुत बढ़िया। तो ये जो मैंने लिखा है इसको ऐसे ही लिख रहने देते हैं और आगे चलते हैं। देखो अब सिंपल सी बात है, ये है आपका आई की वैल्यू, और आई को ही बेसिकली क्या बोलते हैं बेटा? वैन हॉफ फैक्टर आई। तो आई एग्जैक्टली 1 रहने वाला है इन केस नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन। आई क्या रहेगा? इन केस नो एसोसिएशन एंड नो। बोल भैया यहां तक समझ में आया? ये बात तो आप समझ ही गए? कोई ऐसा बच्चा आपको? पक्का आपको? बोलो रे, कोई डाउट किसी को? अठन्नी चवन्नी है? तो बेटा नो एसोसिएशन एंड नो डिसोसिएशन। बट अगर कोई चीज डिसोसिएट, तुम्हें डिसोसिएट का मतलब पता है क्या होता है? क्या क्या? ना जल्दी बोलो, क्या? टूटना नहीं होता, दो में टूटना होता है। अच्छा, ट्रिसोसिएट का मतलब क्या होता है? अब 4 का पता नहीं। अरे हाँ मान लो, ऐसा सा कुछ मान लो। मतलब ये बात ये है, डिसोसिएट फॉर डाई। समझ रहे हो? आपने 11th क्लास में वो पढ़ा होगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो वहां एसिड वही लेते थे जो 2 में टूटता था। जैसे HA एसिड लिया तो वो H+ और A- में टूटता था, क्योंकि आपने वहां पे बात ही मोनोप्रोटिक एसिड की करी थी। उस केस में आप कभी H2SO4 को बोलते थे H2SO4 डिसोसिएट हो रहा है? अगर बोलते भी थे तो वो बात गलत थी। H2SO4 ट्रिसोसिएट होता है, 2 H+ और 1 सल्फेट। समझ पाए? तो यहां पर ध्यान देना। तो बेटा व्हाट आई एम सेइंग कि अगर कोई चीज डिसोसिएट हो रही है 2 में, तो उसके आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जल्दी बोल। 2। आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2। और अगर ट्रिसोसिएट हो रही है भैया 3, 4 में जा रही है 4, और अगर डाइमराइज हो रही है तो, ट्राइमराइज हो रही है तो, और टेट्रामराइज हो रही है तो। अरे बोलो, इज दैट क्लियर? कोई डाउट यहां तक? तो ये मामला हो गया, वो मामला हो गया, वो। अब एक मजे की बात बताता हूं, बहुत ज्यादा मजेदार बात। डाइमर का मतलब पता हो गया ना? जितने डाले थे वो सबने 2-2 का पेयर बना लिया, आज हम साथ साथ सोएंगे। समझे? तुमने 10 लोग ऐसे डाले थे, 10 लोग ऐसे, अच्छा हम दोनों हैं, पेयर बना लिया। तो कुल मिला के इस केस में नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, तो जितने टाइम जाना था वही है। अगर पार्टिकल डब्ल्यू, अब जो मैं आपको बात बता रहा हूं ये समझना। मान लो आपने HC कोई मॉलिक्यूल डाला, 100 मॉलिक्यूल डाले, 100 के 100 जब टूटेंगे ना 2 में, तो आई की वैल्यू एग्जैक्टली डबल होगी, क्योंकि टोटल पार्टिकल्स डबल तभी हो रहे हैं ना जब सारे के सारे टूटेंगे। मान ले सारे के सारे ना टूटे, मान ले तने डाले कितने NaCl, 100 NaCl डाले, कितने डाले काका? 100। तो वो जो 100 के 100 NaCl थे वो टूटने चाहिए ना 100 Na++ 100 Cl- में। बोलो हाँ या ना? है? हाँ बिल्कुल। तब वहां पे इक्विलिब्रियम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए रहा होगा। अभी दोबारा अगर इसने जल्दी में कुछ बोला तो क्या बोलते हैं वो ये समझो। 100 NaCl के मॉलिक्यूल आपने डाले, अगर 100 के 100 टूट गए, 100 Na+, 100 Cl-,
तभी तो मैं कहूंगा तूने जितना डाला था मामला क्या हो गया। अबे 100 का डबल कितना होता है 200। तो 200 तो तब हुआ ना जब 100% टूट गए। लेकिन मान लो कुछ यूं होता कि NaCl तूने यहां 100 लिए, इनिशियल यहां पर Na प्लस और Cl माइनस 0 था, बाद में यहां से सिर्फ 10 ही गए डिसोसिएट होने, या आई कैन से 5 ही गए डिसोसिएट, तो 5 युवा होगा, 5 युवा होगा, यू बचेगा 95। अब बता, अब 95 पार्टिकल ये हो गए, 5 पार्टिकल वो हो गए, 5 ये हो गए, तो क्या हुआ क्या 200 105। ये क्या कर रहे हैं ये तो वही है ना। हम तो नहीं टूटे, नहीं टूटे तो तुम 95 ही रहोगे। तो वो जो मामला डबल करने की कोशिश में लगे हुए हैं वो तो 5 नहीं किया, सबने तो नहीं किया, तो क्या मामला एग्जैक्टली डबल हुआ होगा क्या। तो चेक करके कर 105 ही तो मॉलिक्यूल हुए, तो इन दैट केस कितना आना चाहिए आई 1.05। अरे तेल लेने गया 1.05, बस तू ये बता क्या एग्जैक्टली वैल्यू 2 पहुंची होगी आई की, मतलब वैल्यू 1 और 2 के बीच में। हाँ, तो अगर 2 में टूट रहा है तो 2 वैल्यू तभी रीच कर रही है जब 100% डिसोसिएशन। ये यहां से होके जा रही है, नहीं जा रही, यहां से नहीं जा रही तो काट दो इसको। दोबारा सुन, कोई चीज 3 में टूट रही है, कितने में 3 में टूट रही है, तो अगर 100% मॉलिक्यूल थ्राइस हुए हैं तो जाके 3 में पहुंचेगी, और अगर 100% नहीं टूटे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% नहीं आएगा, तो इन दैट केस 1 और 3 के बीच में रह जाएगी ना। अब 1 और 3 के बीच में कुछ भी हो सकती है, 1, 1.5, 1.3, 1.4, 2.4, 2.9, और जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी बात समझ आई, बधाई हो। तो बेटा अगर ये समझ आई ना, तो जो मैंने पीछे लिखवाया पहले ये लिखेंगे, फिर जो मैं आगे लिखवाया वो लिखेंगे। फटाफट इसे नोट डाउन कर, मैं इसका एक क्वेश्चन करा रहा हूं, वो क्वेश्चन करा के छोड़ दूंगा। जाओ। जी जी सर बताइए, बताइए सर। किसका एग्जाम्पल बेटा? एसोसिएशन का एग्जाम्पल। यहां ध्यान देना, बेटा आपको पता है NO2 मॉलिक्यूल जो होता है वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है। NO2 मॉलिक्यूल और अबे नहीं पता, 11वीं क्लास में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है। NO2 मॉलिक्यूल क्या होता है? ऑड इलेक्ट्रॉन। तो आप जितने NO2 डालते हो ना, वो NO2 पेयर करके N2O4 बना देते हैं। तो अगर आपने इसके 10 मॉलिक्यूल डालोगे वहां कितने बनेंगे? ये तो एक एग्जांपल है, इसके सारे और एग्जांपल होते हैं। बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड बेंजीन पे COOH, अगर उसको बेंजीन सॉल्वेंट में डालते हैं ना तो वो दो करके पेयर बना लेते हैं। और इसको शो कैसे करते हैं? शो कुछ ऐसे करते हैं बेटा, सपोज यहां पर आपका लिखा है 2A, डायमर वालों को ऐसे शो करते हैं 2A goes to A2, कि हमें 2 अलग अलग डाला था, आज हम क्या है एक। ट्राइमर वालों को कैसे शो करते हैं? 3A goes to, हम 3 थे देखो आज हम 7 है, बोलो। टेट्रामर वालों को 4A goes to A4, तो मैं कहूंगा ना 4 मॉलिक्यूल ने मिलकर एक बना लिया, तो 1/4 हो गया। इसे फटाफट लिखो भाई, ऊपर वो लिख लेना, नीचे ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, जो मन करे वो लिखो यार। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन से मजा आएगा। इस वाले टॉपिक को अगली क्लास में फाइनलाइज कर देंगे, बिल्कुल फाइनलाइज, ठीक है। फिर इसके क्वेश्चन, उसके बाद उसकी अगली क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। जल्दी करो ये, बस करना प्लीज थोड़ी तेज। हाँ, पहले फिजिकल खत्म कर लेते हैं, फिर फटाफट ऑर्गेनिक उठाएंगे। देखो फाइनल अपना जो मामला है वो अक्टूबर तक का है, मैं लेके अक्टूबर तक चलता हूँ, लेकिन वो अक्टूबर एंड नवंबर फर्स्ट वीक तक हो ही जाता है, ठीक है। थोड़ा प्रेशराइज मामला लेके चलेंगे शुरुआत में। बस तो मैं ना एक छोटी सी बात सुनना, कि जो आपको होमवर्क देता जाऊँ ना बेटा, वो साथ साथ कंप्लीट करना। अगर आज साथ साथ कंप्लीट कर लोगे ना तो अक्टूबर के बाद बड़ा अच्छा फील होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हो गया भाई? किस वाले केस में? NaCl वाले में? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल डबल होगा। यहाँ से ये हटाओ, यहाँ से ये हटाओ, इसको यहाँ ले जाओ। ठीक है भैया, कोई डाउट यहाँ तक? ये लिख लिया, चलो आगे। लो भाई ताऊ ये लिखियो बेटा। किसी को कोई डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स में? कोई डाउट यहाँ तक? फटाफट लिखना। वेंट ऑफ फैक्टर बस छोटा सा ये टॉपिक है, आप जितने मॉलिक्यूल डालोगे नेट, चाहे वो जुड़े चाहे वो टूट के अलग अलग हो जाए, ठीक है, उतना टाइम्स हो जाएगा। अब ये टॉपिक मुश्किल बस है ना एक ही वजह से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना डिग्री आ जाती है, चाहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि सारे डिसोसिएट सारे एसोसिएट नहीं होते, समझ रहे हो? इसलिए जैसे मान लो मैंने आपको होमवर्क दिया, सारे थोड़े करके लाएंगे, हाँ? तो बस डिग्री पूरी वन है ही नहीं, अब उसमें हाफ है, 0.5 है, क्या है वो आप देखो। ये लिख लो, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन है बहुत धांसू। ये दोबारा सुन। मान ले 100 मॉलिक्यूल थे इनिशियली, जब नहीं टूटे थे तो 0 0 थे। अगर वो सारे 100 के 100 टूट गए तो 100 यहाँ 100 यहाँ हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना? है बोलो, 100 यहाँ 100 यहाँ हो जाएंगे, तो यहाँ तो 0 बचे। तो आपने 100 डाले थे, एग्जैक्टली कितने हो गए? अब टूट के 200, यहाँ 0 बचा, वहां 100 100 200 हो गए, तो एग्जैक्टली डबल हो गया। लेकिन मान लो व्हाट अबाउट कि अगर एग्जैक्टली डबल नहीं हुआ, तो आपने 100 डाले, सिर्फ 5 ही टूटे, तो यहाँ पे अनडिसोसिएटेड 95 रह गए, यहाँ 5 Na प्लस 5 Cl माइनस, तो टोटल कितने आयन हो गए? अब ये 95 ये हो गए मॉलिक्यूल, 5 ही हो गए, 5 ही हो गए, टोटल 105 आए ना। तो 105 एग्जैक्टली 200 तो नहीं हुआ ना, तो क्या वैल्यू जो होगी एग्जैक्टली डबल होगी आई की? जो आई कितने टाइम्स होना था वो था ना पूरे 100 टाइम्स, तो मतलब वो 2 टाइम्स तो हुआ ही नहीं। तो ये मामला जो हुआ ये 2 से अब कम है वेंट ऑफ फैक्टर है। अरे वो निकलेगा जब हम निकाल लेंगे। नहीं नहीं क्यों सिखाऊं भाई, मैं इतने कम टाइम में कैसे सिखा सकता हूँ, आप बताओ। अब एक छोटी सी चीज बता दूं, क्या क्वेश्चन ही करा रही हूँ, देखो तुम्हें पता है, तुम्हें पता है क्या सब सुनाई दे रहा है? क्या लिख दिया? बस तुम मैंने इसमें W2 M2 W1 ये सब लिख के बता दे क्या क्या है, और सल्यूट के है सॉल्वेंट के है, इतना काम तो कर दोगे। मुझे मेरी छुट्टी करवानी है बस, मैं नहीं जानता कुछ भी, चाहे तो सॉल्यूशन पढ़ा चाहे इलेक्ट्रो। अच्छा ओ सॉल्यूट, बोल भाई सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट कौन है? पहले सॉल्यूट बता कौन है? ओ माय गुडनेस, बेंजोइक एसिड। क्यों ਹੁੰਦਾ है बेंजोइक एसिड, क्यों ਹੁੰਦਾ भाई? ओ माय गॉड, बेंजीन पे? अच्छा 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 ओके, आगे बोलो बेटा, आगे बोलेंगे। सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट है बेंजीन, की हैगा बेंजीन, क्या है भाई? C6H6। तो अब बेटा वैल्यूज बोलेंगे फटाफट, बोलियो भैया। W2 कितना दे रखा है देख के बताओ। 2 grams, ओके। W1 ओके, आगे बोलेंगे बेटा, आगे बोलेंगे प्लीज बोलेंगे।
दिस शोज, ओए क्या लिखा है, दिस शोज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये वर्ड शो का पता है क्या मतलब होता है, कि एक्चुअली ऑब्जर्व्ड ये हुआ, जो डेल्टा टी एफ था वो ऑब्जर्व कितना हुआ, जो डेल्टा टी एफ ए शोज का मतलब है ऑब्जर्व्ड हुआ, क्या हुआ, और वो कितना हुआ। बेटा अब इस वाले टॉपिक को ना ध्यान से समझेंगे, द मोमेंट आप ये समझ गए आप चले जाना छोड़ के, बट ये समझेंगे ध्यान से। मैंने क्या बोला, क्या बोला, ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है जो शो हुआ है, शो का मतलब हुआ है जो ऑब्जर्व्ड हुआ है। आपने क्या कैलकुलेट किया था वो हुआ नहीं हुआ, तेल लेने गया। जैसे कोई बोला पापा मैं बहुत पढ़ता हूं, अच्छा पबजी चल रही है यहाँ पे, पापा पढ़ता हूं मैं, आपको पता होना चाहिए आपका बेटा कितना लायक है। हाँ तो बोल क्या रहा है वो मैटर नहीं है, क्या शो रहा है वो मैटर है। तो शोज का मतलब ऑब्जर्व्ड। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कितना है बेटा के एफ का, के एफ फॉर बेंजीन कितना है बेटा, 4.9 kg per mole। अब इस क्वेश्चन को समझना भैया, कह रहा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, देख खुद ही बोल रहा है, क्या बोल रहा है खुद, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन इफ इट्स फॉर्म्स डाइमर, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन इफ इट कौन है, बेंजोइक एसिड फॉर्म्स डाइमर। बच्चों सच्ची सच्ची बताना, सच्ची सच्ची, अगर या मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं, ऐसे मतलब कोई मतलब नहीं है इन बात का, आई की वैल्यू अगर एसोसिएट ना हो डिसोसिएट ना हो तो क्या होनी चाहिए, और अगर वो डाइमर बना रही बेटा, डाइमर बना रही तो 1/2, जस्ट टेल मी 1/2 0.5 होता है। मान लो 100% डाइमर नहीं बन पाया तो वैल्यू कहाँ है, 1 और 0.5 के, ये 0.5 से छोटी तो नहीं रह जाएगी, 1 और 5 के 0.5 के बीच में। तो मैं पहले इसका आई निकाल लूं, मान ले वैल्यू 1 की जगह 0.99 आती है, तो मतलब परसेंटेज एसोसिएशन ज्यादा है कम है, कम है। रीजन दूसरे 1 के आरी पास ही तो रह गया, और अगर वैल्यू यूं चली जाती है 0.6 तो 0.5 से तो ज्यादा ही है, मतलब परसेंटेज एसोसिएशन हुआ है बेटा। और वैल्यू यूं आ जाए 0.504 तो 0.50 तो है, बस उसके आगे 4 ने कलंक लगा दिया, वरना अगर आई की वैल्यू सीधा 0.50 आ जाती तो मैं क्या बोलता, परसेंटेज एसोसिएशन। अरे बोलो रारी समझ पक्का, तो ध्यान देना यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, वो मैं ये चेक करूंगा आई की वैल्यू आ क्या रही है, और उस आई को मैं परसेंटेज एसोसिएशन से फिर रिलेट कैसे करूं ये चेक करूंगा। ठीक है, तो आप भैया यहाँ ध्यान दियो, मैं एक लिटिल सा काम करता हूं, ये तो मेरी शोन वैल्यू है जो मेरी शो हुई है, मैं वो निकाल लूं जो मेरी कैलकुलेशन से आनी चाहिए थी, कि भाई ये तो तेरी शोन है यार, ठीक है, और जो मेरी शोन है वो अप्रोक्सीमेटली कुछ हाफ टाइम्स या 0.6 टाइम्स कुछ हुआ होगा, है क्योंकि तभी तो वो कम हो गया, आनी ज्यादा चाहिए कम आनी चाहिए, कैलकुलेशन से ज्यादा आनी चाहिए ना, डायमर है वो तो कम हो रहा है, अगर डायमर 100% होता तो हाफ आनी चाहिए थी, तो ये वैल्यू तकरीबन उसी के तो बराबर होगी। तो बेटा आ डेल्टा टीएफ में पहले क्या निकालूंगा, इसको बोलते हैं बेटा डेल्टा टीएफ, वेरी नाइस, इसी को डेल्टा टीएफ कैलकुलेटेड या डेल्टा टीएफ एक्सपेक्टेड भी बोलते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर कैलकुलेशन। तो वैल्यू बता, ये वाली बात क्लियर है, के एफ इंटू एम बोलो हाँ या ना, ये क्लियर है, के एफ इंटू एन टू बाई W1 इन के जी बोलो, बोलो, अगर पिछला समझा हुआ नहीं है तो ये नहीं समझ में आएगा, अगर पिछला समझा है तो, पिछला समझा है तो ये समझ में आएगा। तो के एफ ये मामला हो गया W2 बाय M2, W1 बाय 1000, जल्दी से वैल्यू बताएंगे बेटा, 4.9 इंटू 2, ए मोलर मास बेंजीन का क्या निकलेगा, है क्या 120 W1 25, जल्दी कैलकुलेट करेंगे बेटा क्या आ रहा है,
कई सालों से यही आ रहा है 3.21। अरे बोल रहे तो वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए थी ना, मगर कम क्यों आ रही है? गलती से नहीं, कुछ टाइम्स हो गई होगी ना उसकी, तो जितने टाइम्स हुई होगी वही क्या होगा, आई। तो आई, और आई की वैल्यू कम आनी चाहिए ना 1 से, तो उसका फार्मूला अब तुम्हें समझ आएगा बेटा। फार्मूला क्या समझ में आएगा कि जो आई की वैल्यू होती है दैट इज योर डेल्टा टी एफ कैलकुलेट ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड। बोलो हाँ या ना। अबे ऑब्जर्व्ड ज्यादा कम है, कैलकुलेटेड ज्यादा है, तो 1 से तो कम ही आनी चाहिए। ये यूनिवर्सल फार्मूला है जो यूज होने वाला है, यो यूज होने वाला है भैया, यो यूज होगा। फार्मूला टू बी लर्न, फार्मूला टू बी लर्न। ए पहले ये भाई मेरी बात सुनो, बाय हार्ट फील आ रहा है नहीं आ रहा? अगर इस क्वेश्चन को हम फील नहीं कर पा रहे तो बेटा इस लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बाद में क्वेश्चन जो कराऊंगा वो फील थोड़े कम आएंगे, लेकिन पहले ये बताओ ये फील हो रहे नहीं हो रहे? ये हो रहा है तो वो वाले भी होंगे। ये क्लियर? पक्का? क्यों मैंने ऑब्जर्व बाय कैलकुलेटेड रखा या कैलकुलेटेड ऊपर क्यों नहीं रखा, ये समझ आई? क्योंकि मेरी डायमराइजेशन हो रहा है, मतलब मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं, तो 1 से कम टाइम्स ही तो मल्टीप्लाई होगा, और 1 से कम से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को तो ही तो कम होता है। तो अगर ये 3.21 आई है, ये 1.62 है, तो कम ही तो है। तो ये वैल्यू 1 से कम तभी आएगी जब कम बाय ज्यादा करूंगा, और फार्मूले में कम ये है ज्यादा ये है, तो ऑब्जर्व बाय कैलकुलेटेड। बोलो हाँ या ना। नहीं, डिसोसिएशन के केस में जो ऑब्जर्व्ड होती है वो कैलकुलेटेड से खुद ही ज्यादा आती है, क्योंकि वो 1 से ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना जी। बोलो तो वैल्यू डाल फटाफट, जल्दी बता क्या आ रहा। 1.5 के आगे बोल, अब बोल भाई। 0.50। हाँ मतलब वैल्यू 0.50 पहुंची तो सही, अगर ससरा 0.50 पे ही रुक जाता एग्जैक्ट तो मैं कहता ना 100% एसोसिएट हो गए, लेकिन कलंक लगा दिया 0.50। अब निकालना पड़ेगा परसेंटेज। अब आई को परसेंटेज से कैसे रिलेट करते हैं, ये वाली बात थोड़ा सा 11वीं का कॉन्सेप्ट लेती है। कराऊं 11वीं का कॉन्सेप्ट? ये लिख लो फटाफट, लिखो जल्दी। क्या पहले समझा दूं? आओ, यहां तक कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट लिखियो भाई। तुम्हें 11वीं क्लास का ये टॉपिक तो याद होगा कि अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाते थे वो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन में, तो अगर ये 3 मोलर होता था, ये 8 मोलर होता था, इनिशियली 0 होता था, तो जल्दी बताइए 3 माइनस कितना एक्स करते थे? सारे बोलो यार, नहीं पता तो मना करो, बता भाई नहीं पता है? सुन लेना थोड़ा सा। हाँ अब सुन भाई, बात सुन। जब 11वीं क्लास में इक्विलिब्रियम पढ़ते थे तो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन का रिएक्टेंट अभी पड़ा रहता था, बट स्टिल रिएक्शन रुक जाती थी। तो ये कितना बचा है वो लिखोगे ना, तो कितना बचा है 3 माइनस, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है 1 3 2 बैलेंस्ड है, तो 3 माइनस 1x, 8 माइनस कितना x, और यहाँ पे 0 प्लस, ये बढ़ता है ना प्रोडक्ट, तो 0 प्लस है, अरे जितने कोफिशिएंट है उतने x प्लस या माइनस कर दो। इज दैट क्लियर? तो बेटा चेक करना, अगर कोई चीज डाइमराइज हो रही है तो दैट विल गो लाइक 2a गोज टू, अरे हम 2 अलग अलग थे अब हम एक ही हो गए हैं, समझ आया? तो यहाँ ध्यान दें, तो बेंजोइक एसिड अगर 2 से 1 हो जाएंगे तो कैसे शो करेंगे हम उसे? ये हमारा बेंजोइक एसिड होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड आर गोइंग टू बिकम डाइमर, तो ये काइंड ऑफ ऐसा शो होगा नहीं होगा? बोलो भाई होगा ना। तो इनिशियली एट टाइम 0 अगर ये 1 रहा होगा तो ये क्या रहा होगा? ये दिस 1 स्टैंड्स फॉर 100%, प्रोबेबिलिटी में 1 क्या होता है? 100%। ओके, तो एट टाइम इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, जब तेरा रीच कर गया तो ये कितना बचा होगा? जल्दी बोल, 1 माइनस
जल्दी बोल, 1 माइनस 2x, और ये कितना बचा होगा, कितना x ना। तो ये पार्टिकल जो बचे हैं और जो ये बचे हैं, यही मिलकर के तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देते हैं, एंड दो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल गिव यू द एक्चुअल आई। क्यों? फॉर द टाइम बिंग, एक बात आपको अगर मैं रटने के लिए बोलूं तो रटोगे, फॉर द टाइम बिंग, बाद में वो समझ जाओगे, बाद में खुद ही फील आ जाएगा। आपको ये वाली बात समझ आई या नहीं आई? इससे पहले वाला मामला समझ आया नहीं आया? एक बात रट, झूठ मत बोलना यार, प्लीज झूठ मत बोलना। ये क्वेश्चन आगे के जो वेंट ऑफ वाले जितने क्वेश्चन आते बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर से जब कोई वो बनता है ना क्वेश्चन, अच्छे लेवल का बनता है, वो ससुरा उसमें वेंट ऑफ घुसा ही देता है। क्योंकि जो हमने पिछले जितने फार्मूले करे, पाई इज इक्वल टू CRT, या डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, या डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, या हमने पढ़ा P0 माइनस P1 अपॉन में P01 इज इक्वल टू X2, वो जो पढ़ा, वो सारे फार्मूले आई लग के अतरंग बन जाते हैं। समझ रहे हो? ठीक है, ये वो मोमेंट चल रहा है तुम्हारी परीक्षा का जो कुछ कुछ रिलेट करता है क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्योंकि वो सब तो इजी थे, और आई लगते ही क्या हो जाता है, मुश्किल। लगा सिर्फ आई है, लेकिन आई में जो डिसोसिएशन एसोसिएशन जो इंक्लूड हो रहा है ना, यू तंग करता है फिर। तो अगर आप इसके प्रोसीजर रट के जा रहे हो तो क्वेश्चन नहीं हो पाने के। बोलो, ये वाला टॉपिक अगर कोई भी जिंदगी में 1 घंटे में समझाने की कोशिश करो तो वैसे भी नहीं हो पाता। आप इसके 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन नहीं लगाओगे, नहीं हो पाएगा। मेरी बात सुनना, मैंने बस आपको आज ये बताना है कि आपको ये वाली बात समझ आई ना, कि अगर ये 1 है, ये 0 है, ये 1 माइनस 2x और ये x होगा, ये आया समझ? तो बेटा इनका सम इक्वल टू आई कर देना बस, फॉर द टाइम बिंग। फॉर द टाइम बिंग इनका सम क्या कर दो, आई कर दो। और 1 माइनस 2x प्लस x हो गया, 1 माइनस x, आई की वैल्यू कितनी आई है 0.504। जस्ट टेल मी x कितना आ गया, 1 माइनस 0.504, बोलो हाँ या ना, 0.496 आया। अब परसेंटेज एसोसिएशन कैसे निकालोगे, ये बात समझा रहा हूं। परसेंटेज, अरे कौन सी परसेंटेज, एसोसिएशन क्या परसेंटेज। देखो कितने मॉलिक्यूल गए डायमरों ने, यहाँ याद रखकर बताओ कितने मॉलिक्यूल गए डायमरों ने, 2, बस 2 डायमरों के एक ही बना बस। बताओ 2x, सर 2x गए, 2x गए तो डायमर कितने बनेंगे, अब 10 लोग जाएंगे डायमर बनाने तो कितने बनेंगे, 15 जाएंगे कितने बनेंगे, वो 7.5 है ना। तो 2x गए तो x बने ना, तो जो परसेंटेज एसोसिएशन था वो 2x गया ना डायमर बनने, तो परसेंटेज एसोसिएशन का फॉर्मूला 2x, और एक्चुअल में इनिशियल था कितना, x तो अब है नए डायमर, 1 था इनिशियल, क्या था, नहीं यार ना समझ, मैं इस वाली बात को आपको दोबारा समझाऊंगा। थैंक्स कह के चलती है भाई, देख बैग पैक हो रहे हैं कि 11 से लेट नहीं होना चाहिए। 2x बाय, अबे टोटल गए हैं 2x डायमराइज होने के लिए, और थे कितने इनिशियल, 1 मल्टीप्लाई बाय, गिव यू द परसेंटेज, 2 into 0.496 divided 1 into 100 is equal to 99.2%। पैकिंग देख भाई साहब, तू पैकिंग देखो, छोड़ूंगा 11 बजे, कर लो पैकिंग, छोड़ूंगा 11 बजे, कर ले पैकिंग आराम से, मैं करूंगा वहां जाके खड़ा हो जा, 11 बजे तू दहलीज लांगेगा यहाँ की, और देख ले पहले, छोड़ दूंगा पहले, जल्दी जल्दी बता, नाम बता अपना, दक्षिश, इधर आ, आज तेरे को कैमरे में कूटूंगा, नहीं आया समझ। कितने बच्चों को इस बात में दिक्कत है कि 2x बाय 1 into 100 क्यों किया है, ले भाई ले, आ देखो भाई, आ देखो
मान लो टोटल 100 लोग हैं, कितने हैं? शादी करेंगे तो पेयर कितने? 100, 50 लड़के 50 लड़की, लोग तो टोटल 100 ही हुए। अब शादी करेंगे पेयर कितने बढ़ेंगे? 50, है ना? मानते हो नहीं मानते? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब ये 100 लोग में से सिर्फ 24 लोग ही गए शादी करने के लिए। अनमैरिड कितने बचेंगे? तुम्हारा नहीं हो पाएगा कुछ भी, ठीक है? अब पेयर कितने बढ़ गए? देख लो, शादी वाले कॉन्सेप्ट इनके पूरे क्लियर है, ये पेयरिंग वाले कॉन्सेप्ट इनके क्लियर है, बाकी वहां ना समझ में आ रहा हो। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। 100 लोग टोटल थे, ठीक है? पहले किसी की शादी वादी कुछ नहीं हुई थी, तो जब शादी नहीं हुई थी तो शादी करने गए भी कोई नहीं, पेयर भी कोई नहीं बने, पहले 0-0। बाद में 24 लोगों ने शादी करने का निर्णय लिया तो 12 पेयर बन गए, माने नहीं माने? अभी 76 लोग क्या है? अब ये बता दे परसेंटेज ऑफ शादीशुदा लोग कितने हैं? 12 into 2/100। भाई यू तो बहुत समझदार है भाई, भाई तुम बाकी बोलो भाई। भैया कितने लोग शादी करने का? जस्ट टेल मी। थे कितने? वो परसेंटेज के लिए अब भी नहीं आई समझ? तो समझो थे टोटल 2x गए, तो दिस इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। अब परसेंटेज निकलेगी इनिशियल के हिसाब से, हैं? अब भी नहीं आई समझ? भैया हमारी बात सुन, यहां पे अगर 100 की जगह होते 200 लोग, तो इस फार्मूला में क्या चेंज आता? आदबा भाई साहब कॉन्सेप्ट इनके क्लियर है ये वाले, यहां नहीं मार खाने के हैं। या मामला 24 ही रहता, ये परसेंटेज कम हो जाती। अरे बोलो, समझ आया? ठीक है बेटा, यहां तक अगर समझ आया तो हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पक्का समझ आया ना? बोलो, होमवर्क सुनो, दे रहे ओए, होमवर्क देख ना भाई। भाई भाई तू क्यों आता था भाई? एल भैया होमवर्क लियो रे, लिख भाई इसमें, चेक कर भैया, यू करा दिया है? ये 2 होमवर्क है, कर लाना।